असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन की त्यागो तुम। जब तक न सफल हो, नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना तो जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मॉर्निंग 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक खेलता रहता था वो गार्डन में। मतलब उस एरिया के अगल बगल के सारे बच्चे वहीं पे आके तो वहाँ पे बहुत खेला है मैंने। शर्मा जी, आपके मैंने फोटोज देखे बहुत सारे, प्रधानमंत्री के साथ में, राष्ट्रपति के साथ में। ये कैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिली इतने सारे उच्च पद के लोगों के साथ में उठने बैठने की, उसके बारे में बताइए। हम उन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए जो शिक्षक इंचार्ज होता है, हाँ, तो मुख्यमंत्री स्टूडेंट ही होता है। मुख्यमंत्री स्टूडेंट होता है, तो उसको पूरा कोऑर्डिनेट आप कर रहे थे। उनको कोऑर्डिनेट करना है और पूरे साल के जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल में होती हैं, हाँ, उनको कोऑर्डिनेट करने का काम ये विद्यार्थी सभा का होता है। हमारे स्कूल में एक एक्टिविटी हुआ करती थी, उसको हम कहते थे अल्पोपहार। अच्छा। साल में एक बार पूरे स्कूल के विद्यार्थी, टीचर्स और यहाँ तक कि हमारे पंच सर सब मिलके खाना बनाते थे स्कूल में। नेरल स्टेशन से उतर के माथेरान की ऊपर जो जहाँ बाउंड्री आती है, वहाँ तक पैदल जाना है बारिश के दिनों में। ओके। कोई छतरी नहीं यूज कर सकते, कोई रेनकोट नहीं यूज कर सकते, ना टीचर ना विद्यार्थी, भीगते हुए जाना है। तो वो वर्षा सहन जो होती थी वो अपने आप में एक उदाहरण थी। चेंबूर कर्नाटक हाई स्कूल के प्रिंसिपल उन्होंने दिए, शरद पाटिल सर। ये 3 त्रिमूर्ति थी चेंबूर की। अच्छा। शरद पाटिल सर, पंत सर, KR आचार्य। तो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। शिक्षक को भारत में मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान है, वो आपको मिला हुआ है, जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार भी कहा जाता है। मुंबई में उस समय पे 27,000 शिक्षक थे उस वर्ष। आप कह सकते हैं कि 27,000 में से एक You are the best teacher होने का सम्मान मुझे मिला है। सर, आपका इंटरव्यू लेने का मेरे को सम्मान मिला, देखिए कितनी बड़ी बात है। मैं ये मानता हूँ कि ये सब मेरे माता पिता के आशीर्वाद, उनके संस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। शर्मा जी, आपने जिस स्कूल में पढ़ाया है, जवाहर स्कूल का नाम जवाहर ही था क्या, और पूरा नाम क्या था? जवाहर विद्या भवन। जवाहर विद्या भवन, चेंबूर में जो आपका जवाहर विद्या भवन जो स्कूल है, उस स्कूल में मैंने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन उस स्कूल के गार्डन में मैं बहुत खेला हूँ। पढ़ाई नहीं की है लेकिन खेला बहुत है उस गार्डन में। मैं चेंबूर में ही रहता था और बहुत समय मैं वहाँ पे खेलता था। बहुत संडे को तो सुबह मॉर्निंग 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक खेलता रहता था वो गार्डन में। मतलब उस एरिया के अगल बगल के सारे बच्चे वहीं पे आके तो वहाँ पे बहुत खेला है मैंने। तो शर्मा जी, आपके मैंने फोटोज देखे बहुत सारे, प्रधानमंत्री के साथ में, राष्ट्रपति के साथ में। ये कैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिली इतने सारे उच्च पद के लोगों के साथ में उठने बैठने की, उसके बारे में बताइए। मैं जवाहर विद्या भवन जो चेंबूर में स्कूल है, RCF कॉलोनी में, वो हिंदी, मराठी और इंग्लिश तीनों मीडियम का स्कूल है। अच्छा। वहाँ पे सेकेंडरी सेक्शन में, ओके, के हिंदी मीडियम में मैं 1979 जून से वहाँ पे सर्विस करता था। अच्छा, 1979 से आप वहाँ पे सर्विस कर रहे हैं? हाँ, विज्ञान और गणित ये 2 विषय मेरे थे। अच्छा, ओके। 8वीं से 10वीं तक के लिए पढ़ाने। 8वीं से 10वीं तक के लिए, ओके। तो वहाँ पे मैंने 32 साल टीचिंग किया है, सेवा कार्य किया है। ओके, ओके। और जब मैं टीचिंग वहाँ पे कर रहा था उस समय पे तरह तरह की जिम्मेदारियाँ, और हम तो गांव से आए थे, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिली थी पहले, लेकिन जवाहर विद्या भवन में आने के बाद वहाँ पे हमारे जो उस समय के प्रिंसिपल थे, पंत सर। ओके। जब आप 79 में आए उस वक्त जो प्रिंसिपल थे पंत सर, ओके, हाँ हाँ,
उनको आप अपना मेंटर भी बोलते हैं? वो मेरे गुरु हैं। गुरु हैं, अच्छा। पूरा जो आज मैं हूँ, पूरा जो निखारा तरासा जो कुछ भी किया, हाँ, वो पंत सर ने। तो उन्होंने हमें काम करने के बहुत अपॉर्चुनिटी दी, बहुत मौके दिए। अच्छा, ओके। केवल क्लासरूम टीचिंग तक ही सीमित नहीं रखा उन्होंने। अच्छा। बहुत से मौके दिए। जब हम ये विषय पढ़ाते रहे, विज्ञान और गणित विषय पढ़ाते पढ़ाते जो अवस्थाएं आती है कि आप पहले बोर्ड के एग्जामिनर बनते हो, प्रैक्टिकल एग्जामिनर होते हो, तो मैं प्रैक्टिकल एग्जामिनर सबसे अधिक साल तक रहा, 16 साल तक। मतलब 10th का जो एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। अच्छा, तो उसमें आप जाते थे? दूसरे स्कूल्स में जाना होता था? दूसरे स्कूलों में एक्सटर्नल एग्जामिनर करके वो करीब 16 साल तक किया। अच्छा। इसके बाद में एग्जामिनर, अच्छा, जब आप पेपर चेक करते हो, हाँ, तो एग्जामिनर का काम मैंने 22 साल किया। अच्छा, ओके। साइंस 1 केमिस्ट्री बायोलॉजी के पेपर आते थे पहले, बाद में फिर साइंस 1 साइंस 2 हो गया। अच्छा, फॉर्मेट चेंज हुआ तो साइंस 2 के पेपर आते थे। तो ऐसा मैंने मैक्सिमम टाइम मैंने एग्जामिनरशिप किया। बाद में सीनियर एग्जामिनर, उनके ऊपर मॉडरेटर होता है। अच्छा। तो साइंस 2 विषय का मैं मॉडरेटर था। अच्छा। 12 साल तक। ओके। तो लगातार मॉडरेशन किया। आपके अंडर में 8-10 एग्जामिनर होते हैं मॉडरेटर के, तो वो काम भी हमने किया। उसके बाद में ट्रांसलेटर, जो पेपर सेट होते हैं, उसमें ऐसी एक रचना है, हालांकि गोपनीय बातें हैं तो मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। तो एक रचना ऐसी होती है जो 7 डिवीजन है महाराष्ट्र में, एसएससी बोर्ड के। ओके। तो एक बोर्ड को एक पेपर की जिम्मेदारी दी जाती है। अच्छा। और ये मेरा सौभाग्य था कि मैं जिस पेपर को बिलोंग करता था, साइंस 2, वो मुंबई डिवीजन की जिम्मेदारी हुआ करती थी। अच्छा। तो मैंने 2 साल तक पेपर ट्रांसलेटर का काम किया। अच्छा। और 2 साल में पेपर सेटर था। ओके। गोपनीय है, आज तो मैं रिटायर हो चुका हूँ सेवा से, कहने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, उस वक्त आप बता नहीं सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ये गोपनीय था। हम अपने स्कूल में भी नहीं बता सकते थे। हमारे जो हमको स्कूल में जब लेटर आया बोर्ड की तरफ से, तो उसमें लिखा था गोपनीय काम के लिए इनको 3 दिन के लिए एसएससी बोर्ड में भेजा जाए। अच्छा, आपको भी नहीं पता था कि वो गोपनीय काम क्या है? वहाँ जाके आपको पता चला? वहाँ जाने के बाद हमें सब जानकारी दी गई, किताबें भी दी गई, जानकारी दी गई, और हम पूरा काम करने के बाद 3 दिन वहीं पे स्टे करना था। अच्छा, ओके। प्रीमाइसेस के बाहर नहीं। अच्छा। तो इस तरह से ये पूरे जितने भी काम हमने किए, ये एक सीरीज हुई। इसके अलावा एक दूसरा फील्ड जो हमें काम करने का मौका जो स्कूल के अंदर मिला। स्कूल में ऐसा होता है कि बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं। वो एक्टिविटीज में सब पूरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने, जो उसका कोऑर्डिनेशन करने का काम रहता है, okay. वो विद्यार्थी सभा निमंत्रक होता है, कन्वेनर। ओके। तो मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम मैं 5 साल तक लगातार विद्यार्थी सभा का निमंत्रक था। विद्यार्थी सभा जो है वो स्कूल से ही रिलेटेड होती है या? अच्छा, स्कूल से ही होती है। अच्छा। क्लास का 2 क्लास प्रतिनिधि होते हैं, सीआर। ओके। और वो प्रतिनिधियों का बन के एक मंत्रिमंडल बनता है। अच्छा। मंत्रिमंडल में से एक मुख्यमंत्री भी होता है। अच्छा। तो हमारी स्कूल की ऐसी रचना थी। यू आर द मुख्यमंत्री? नहीं, हम उन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए जो शिक्षक इंचार्ज होता है, तो मुख्यमंत्री स्टूडेंट ही होता है। मुख्यमंत्री स्टूडेंट होता है। तो उसको पूरा कोऑर्डिनेट आप कर रहे थे? उसको कोऑर्डिनेट करना है, और पूरे साल के जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल में होती हैं, उनको कोऑर्डिनेट करने का काम ये विद्यार्थी सभा का होता था। अच्छा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, मतलब लगातार 5 साल ये काम करने का मुझे सौभाग्य मिला जवाहर विद्या भवन में। क्या बात। बहुत बड़े अनुभव उसमें हमें मिले। तो ये सब एक्टिविटीज हमने की। मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारे स्कूल जवाहर विद्या भवन जो स्कूल है, उसके संस्थापक मेरे जो मेंटोर, जिनको मैं कहता हूँ पंत सर थे। पंत सर, ओके। उस समय पे। अच्छा, उन्होंने ही वो जवाहर विद्यालय कौन से साल में की होगी अंदाजा? 1971 में। 71 में की, ओके। और 79 में आप ओके। वो चैम्बूर हाई स्कूल में पढ़ाते थे, और वहाँ पे कुछ विवाद हुए, जो भी उनका कुछ था, तो उन्होंने अपना शुरू कर दिया। शरद पाटिल सर वहाँ से निकले, उन्होंने कुमुद विद्या मंदिर स्कूल बनाया गोवंडी में। मंडलेचा सर वहाँ से निकले, एक साथ ये लोग निकले थे। अच्छा। उन्होंने एफएक इंग्लिश स्कूल बनाया चैम्बूर में। अच्छा।
पंत सर वहाँ से निकले, जवाहर विद्यालय, जवाहर विद्या भवन की स्थापना की। विद्या भवन, ओके। तो जवाहर विद्या भवन के जो स्थापना में जो सबसे बड़ा योगदान उस समय रहा, तो शिवसेना के एक बड़े नेता थे उस समय पे, महापौर भी रहे, अच्छा, शरद आचार्य। शरद आचार्य जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे। अच्छा। और बाद में फिर डाके साहब, लीलाधर जी डाके, वो उसके अध्यक्ष हैं। ऐसे बड़े बड़े लोग उससे जुड़े रहे। आज सुबोध आचार्य वो विश्वस्त मंडल के प्रमुख हैं। इस प्रकार से ये स्कूल जो था वो हमें तरह तरह के मौके देते रहा। और विद्यार्थी सभा के अलावा हमारे स्कूल में कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटी होती थी जो कि बच्चों को समाज से जोड़े। अच्छा। और हमारा स्कूल जो है परिवार की तरह से है ऐसा लगे। अच्छा। मैं जानबूझ के 2-3 एक्टिविटी का जरूर जिक्र करना चाहूँगा। ओके। जो आज तक हमें याद रहती है और हमें इमोशनल कर देती है वो बातें जो है। हमारे स्कूल में एक एक्टिविटी हुआ करती थी, उसको हम कहते थे अल्पोपहार। अच्छा। साल में एक बार पूरे स्कूल के विद्यार्थी, टीचर्स और यहाँ तक कि हमारे पंत सर सब मिलके खाना बनाते थे स्कूल में। अच्छा। यानी कि प्लानिंग होगी पूरी, शिक्षक बाजार से, एपीएमसी मार्केट से सब्जी लेके आएंगे, मसाले लेके आएंगे, एक दिन पहले सब्जियां, कमेटी बनेगी, सब्जी चीरी जाएंगी, काटी जाएगी, जो कुछ भी होगा, जो उसकी पूर्व तैयारी हो जाएगी। और जो मेनू तय होएगा उस हिसाब से अगले दिन फिर स्कूल में ही पूरे स्कूल के विद्यार्थियों के लिए गिने चुने कुछ विद्यार्थी सेलेक्टेड, टीचर्स मिलके खाना बनाते थे। अच्छा, ओके। और वो फिर खाना जो था, जैसे जो मेनू तय हो जाए, किसी साल पूरी भाजी है, अच्छा, साथ में कोई मिठाई है, कभी कभी तो पुलाव और मिठाई होती थी, इस तरह के जो मेनू तय हो जाएगा वो बनाते थे। और विद्यार्थियों को, सभी विद्यार्थियों को जैसे लाइन से पंगत में बैठाते हैं, ऐसे बैठा के उन्हें खाना खिलाया जाता था, टीचर्स उनके साथ बैठ के खाते थे। अच्छा। उससे वो स्कूल ऐसा लगता था कि हम एक परिवार का हिस्सा है। ये एक एक्टिविटी है जो हमेशा मेरे दिमाग में रहेगी। और आपसे मैं ये पूछ रहा था कि आप को मैंने आपके फोटोज देखे काफी सारे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो कैसे आप वहां तक पहुंचे, उसके वो उसके या तो ये जो काम हुआ, इसी तरह की और भी एक्टिविटी हमारे स्कूल में होती थी। अच्छा। वो थी वर्षा सहल। अच्छा। रेनी पिकनिक। ओके। तो स्पॉट फिक्स कर दिए जाते थे, खासतौर से 10वीं के बच्चे जाते थे और 6वीं के बच्चे जाते थे। अच्छा। 6वीं के बच्चों को लोकल लेके जाते थे और 10वीं के बच्चों को थोड़ा दूर तक लेके जाते थे। अच्छा। अधिकतर हम लोग माथेरान जाते थे। केवल थोड़ा सफर ट्रेन से करना है, कुर्ला से लेके नेरल स्टेशन, बाकी पैदल जाना। ओके। नेरल स्टेशन से उतर के माथेरान की ऊपर जो जहाँ बाउंड्री आती है वहाँ तक पैदल जाना है बारिश के दिनों में। ओके। कोई छतरी नहीं यूज कर सकते, कोई रेनकोट नहीं यूज कर सकते, ना टीचर ना विद्यार्थी, भीगते हुए जाना है। तो वो वर्षा सहल जो होती थी वो अपने आप में एक उदाहरण थी। और भी ऐसी बहुत सी एक्टिविटी थी। पुष्प प्रदर्शन स्कूल के अंदर होते थे। आसपास के जो गार्डन्स हैं, बाग हैं, बगीचे हैं, वहाँ से फूल पत्तियां बच्चे लेके आते थे। और फ्लोरल डेकोरेशंस हर क्लासरूम में होती थी, उसकी एक स्पर्धा होती थी। इस प्रकार से ऐसे बहुत सी एक्टिविटीज हुई। और मेरा जो मेन जो स्कूल से बाहर निकल के जो मेरे जो काम रहे, उसमें विज्ञान प्रदर्शन, साइंस एग्जीबिशन जो होती हैं, जो डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आयोजित करनी होती है। तो वार्ड लेवल पे साइंस एग्जीबिशन होती है, जिला के लेवल पे होती है, फिर डिवीजन के लेवल पे होती है, जैसे मुंबई डिवीजन है, फिर राज्य के लेवल पे होती है। तो मुझे ये सौभाग्य मिला कि एक साइंस टीचर होने के नाते एक विद्यालय से मैंने बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जिनको अवार्ड मिले, सेलेक्ट हुए वो जिला और आगे राज्य के लिए। साइंस एग्जीबिशन कमेटी जो साइंस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरी प्लानिंग से लेके, एग्जीक्यूट से लेके, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने से लेके पूरा देखभाल करती है, सब कुछ करती है। ओके। वो जो कमेटी 10-15 साइंस टीचर्स की होती है चैम्बर की, मैं लगातार 30 साल तक उस साइंस एग्जीबिशन कमेटी का एक हिस्सा रहा और अंत में प्रमुख रहा। ये साइंस एग्जीबिशन मतलब स्कूल लेवल पे ही होता है या पूरा? ये अलग अलग लेवल है। स्कूल लेवल पे हर स्कूल ऑर्गेनाइज करता है। ओके। उसमें से फिर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश आते हैं। अच्छा। वार्ड के लेवल पे, ओके, जैसे एम वार्ड चैम्बूर का है, एम वेस्ट है, एम ईस्ट है, हर वार्ड में स्कूल्स के प्रदर्शन होने के लिए एग्जिबिट्स आएंगे। तो आप जो मैनेज कर रहे थे वो स्कूल लेवल पे कर रहे थे या वार्ड लेवल पे? वार्ड लेवल पे। वार्ड लेवल पे। तो उसमें और भी स्कूल शामिल होते थे? कम से कम
शुरू में तो एम और एल वार्ड इकट्ठे हुआ करते थे, कोडला और चेंबूर वार्ड। अच्छा, ओके। तो 120 स्कूल हिस्सा लेते थे। हाँ, बाद में एल वार्ड। तो आप उसको हेड कर रहे थे? हम उनको पहले कमेटी में हुआ करते थे, बाद के 10 साल में हेड कर रहा था। हेड भी कर रहे थे, मैं प्रमुख था उसका। हाँ, क्या बात। तो ये सब मौके जो हमको दिए पंत सर ने दिए, KR आचार्य जो थे कर्नाटक के, चेंबूर कर्नाटक हाई स्कूल के प्रिंसिपल, उन्होंने दिए। शरद पाटिल सर, ये 3 त्रिमूर्ति थी चेंबूर की। अच्छा। शरद पाटिल सर, पंत सर, KR आचार्य, ये लोगों ने मिलकर जो चेंबूर स्कूल एसोसिएशन बनाई। अच्छा, ओके। उसके अंडर में ये सब काम होते थे। तो साइंस एग्जीबिशन कमेटी में काम करने के मौका मिले हमें, जिला के वार्ड लेवल पे, जिला के लेवल पे और मुंबई के लेवल पे। ओके। तो ये ऐसे बहुत से काम हुए, डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सी एक्टिविटी होती थी। तो मैं स्पोर्ट्स कमेंटेटर भी हूँ। ओके। स्कूल की स्पोर्ट्स से कमेंट्री से लेकर, अच्छा, क्या बात है। जिम्नास्टिक्स में मुझे कुछ नहीं आता था। हमारे पंत सर जिम्नास्टिक्स एमेच्योर, महाराष्ट्र एमेच्योर जिम्नास्टिक एसोसिएशन के चेयरमैन थे। ओके। और वो तो बहुत बड़े राजघराने के, जो कोल्हापुर का जो वहाँ पे राजघराना है, पंत राजघराना, तो वहाँ के वो राजघराने को छोड़ के स्वतंत्रता सेनानी थे। अच्छा। बाद में उन्होंने स्कूल की स्थापना की। तो उन्होंने मुझे जिम्नास्टिक्स में कमेंट्री का A से लेके Z तक जो सिखाना है, वो पीछे बैठ जाते थे, बोलते थे मैं एक ही बार आपको बताऊंगा, और A to Z सब कुछ मुझे समझाते थे। अच्छा। जिम्नास्टिक्स की कमेंट्री, एक्रोबैटिक्स की कमेंट्री, मलखम की कमेंट्री और एथलेटिक्स की कमेंट्री, ये भी मैंने स्टेट लेवल तक, और जिम्नास्टिक्स तो मैंने राष्ट्रीय लेवल पे भी कमेंट्री की। क्या बात है। तो इस प्रकार से ऐसी मेरी एक यात्रा जर्नी रही है। इन सब को देखकर एक प्रक्रिया है। वो जो नेशनल अवार्ड मुझे मिला, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये नेशनल अवार्ड मिलने की प्रक्रिया होती है। ओके। एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने क्षेत्र के जो उनको लगता है अच्छे टीचर हैं, उनका प्रपोजल मांगता है। ओके। कि भाई आप अपना प्रपोजल तैयार करें कि आपने क्या काम किया है। ओके। तो उसके हिसाब से हमारी एक फाइल तैयार होती है। अच्छा। वो फाइल में हम हमारे जितने किए हुए काम है उनको उल्लेख करते हैं, फोटोग्राफ्स जोड़ते हैं, उसका पूरा उनके फॉर्मेट में हम तैयार करते हैं। उसके ऊपर से उसमें सिलेक्शन होता है। अच्छा। कि इनको राज्य पुरस्कार के लिए सेलेक्ट किया जाएगा कि राष्ट्रीय के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। ओके। तो इस पूरी प्रोसेस में जाने के बाद मेरा सिलेक्शन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हुआ 2005 में। 2005 में। हाँ जी। क्या बात है। तो, क्या नहीं, मतलब वो आपका सिलेक्शन एक बेस्ट टीचर के रूप में था, जिसमें मतलब एक पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं था, आदर्श टीचर के रूप में। आदर्श टीचर के लिए हुआ। वाओ, ये सब फैंटास्टिक। ऐसा मुझे लगता है। तो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। शिक्षक को भारत में मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। वो आपको मिला हुआ है, जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया। ये 2005 में मिला, राष्ट्रपति के हाथों से मिला। हाँ जी। उस समय पर राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी थे। तो और ये कहाँ पर होता प्रोग्राम? ये दिल्ली में विज्ञान भवन। अच्छा। विज्ञान भवन में प्रोग्राम हुआ था। तो वहाँ पे अर्जुन सिंह जी उस समय पे HRD मानव संसाधन मंत्री थे। ओके। तो एक दिन पहले उनके साथ में मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उनके साथ में सब मीटिंग हुई, और 5 सितंबर 2005 को पहले सुबह के समय हमें प्रधानमंत्री जी के आवास पे बुलाया गया। ओके। प्रधानमंत्री जी के साथ हमारी बातचीत हुई, उनके साथ फोटो सेशन हुए। प्रधानमंत्री जी के साथ, मनमोहन सिंह जी के साथ फोटोग्राफ हो गया। उनके साथ सुबह का नाश्ता हुआ, और फिर दोपहर में विज्ञान भवन में ये मुख्य कार्यक्रम हुआ था, जिसमें हमें ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तो APJ अब्दुल कलाम जी के हाथ से हमें ये पुरस्कार मिला था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको राष्ट्रीय बेस्ट टीचर ऑफ द कंट्री ऐसे सेलेक्टेड टीचर्स होते हैं। मुंबई में उस समय पे 27,000 शिक्षक थे उस वर्ष। You are the top teacher. 27,000 में से एक। You are the best teacher. होने का सम्मान मुझे मिला है। सर, आपका इंटरव्यू लेने का मेरे को सम्मान मिला, देखिए कितनी बड़ी बात है। मैं ये मानता हूँ कि ये सब मेरे माता पिता के आशीर्वाद, उनके संस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको याद आ गई अपने माता पिता की। हाँ। और मेरे जो मेंटोर हैं, जो आज नहीं है हमारे बीच में, सर। उन्होंने जो मुझे आज नहीं है वो। अच्छा, ओके। उन्होंने जो मुझे मार्गदर्शन किया, ये मैं समझता हूँ उस सब की देन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको मैं एक विश्वास नहीं होगा, एक दिन पहले हमें ये बताया गया था, जब राष्ट्रीय पुरस्कार लेने हम जा रहे थे, एक दिन पहले जब रिहर्सल हुई तो हमें ये कहा गया था
कि आपको 1 मीटर का गैप रखना है, राष्ट्रपति जी आपको पुरस्कार देंगे, आप हाथ नहीं मिलाएंगे, अच्छा, केवल नमस्कार कर सकते हैं। अच्छा। जब हम 5 सितंबर के दिन जब पुरस्कार लेने के लिए गए तो APJ अब्दुल कलाम जी, उनकी विशेषता देखिए, हाँ। वो खुद आगे बढ़ के दोनों हाथ से हमसे हाथ मिलाए, हाँ। और कंधा थपथपाया। मुझसे जब उन्होंने पूछा, हाँ। आप कहाँ से आते हैं, तो मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे स्कूल में पढ़ाता हूँ जहाँ पे झोपड़पट्टी से रहने वाले गरीब बच्चे आकर पढ़ते हैं। हाँ। बोले शर्मा जी वेरी गुड, कीप इट अप। बहुत कंधा थपथपाते उन्होंने एक वाक्य कहा। ये सब कुछ 38 सेकंड में हुआ। तो ये सम्मान मुझे मिला। ये मैं अपने गुरुजनों की और मेरे परिवार माता पिता की संस्कारों की देन मानता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। इसके पीछे आपकी भी बहुत स्ट्रगल होगी, बहुत मेहनत होगी, है ना, जो आपको इस मुकाम तक आप पहुँचे। बहुत बढ़िया। ये तो है। यहाँ तक एक कहते हैं कि चंदगी की बंदगी, जब आप एक ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो फिर आपको सब सलाम करने लगते हैं। नहीं, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है शर्मा जी के आप में ऐसी क्या योग्यता थी जिसके वजह से आप उस 27,000 में से आप जो है टॉप टीचर बने? क्या योग्यता थी आपकी, वो बताइए। मैं ये मानता हूँ कि शिक्षक का सबसे पहला काम है अपने विद्यार्थियों को, उनके जीवन को सुधारना। करेक्ट। अपने पढ़ाई के माध्यम से उसमें मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे साल मेरे जितनी जब तक मेरी सेवा रही थी 30 साल, मेरे विषय का रिजल्ट हमेशा 100% रहा। सुपर सुपर। ये पहला काम जो क्लासरूम टीचिंग का था। और क्लासरूम टीचिंग में मेरा एक तरीका था कि मैं एक सामान्य विद्यार्थी के लेवल पे जाके पढ़ाता था। अच्छा। बैक बेंचर जो होगा मेरा, वो उसके लेवल पे जाके मुझे पढ़ाना है। जो फ्रंट बेंचर है वो तो अपने आप ही कैच कर लेगा। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। उनके लेवल पे जाके एक एग्जांपल दीजिए ना इसका थोड़ा सा। बैक बेंचर के लेवल पे जाके पढ़ाना, ये कैसे? उदाहरण ये है कि जब मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज जब मैं क्लियर करने समझाने लगता था, हाँ। जैसे मान लीजिए विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, विज्ञान पढ़ाते समय पे मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टॉपिक आता है, उसमें से विद्युत घंटी पढ़ानी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे काम करती है, कैसे उसका जो गोंग होता है वो काम करता है, कैसे वो टकराता है, इसको अब मैं प्रैक्टिकली तो दिखा नहीं सकता था। तो मैं विद्यार्थियों को, बैक बेंचर्स को आगे बुलाता था। अच्छा। एक को कहूंगा जो छोटा रहेगा उसको छोटा करके उसका सिर पे वो हैमर गोंग का काम करेगा, हाँ। और दूसरा विद्यार्थी होगा वो उसके जो हाथ है उसको ऐसे रखने बोलूंगा, वो ये हैमर का काम करेगा। तीसरे विद्यार्थी को पीछे से स्क्रू की जगह दूंगा। ऐसे जो इलेक्ट्रिक बेल की जो रचना है वो आप इनके द्वारा बना देते हैं। करने की रचना का कनेक्शन हो गया तो हाँ। ऐसे टकराए, ऐसे इलेक्ट्रिक बेल काम करती है। ये मैं विद्यार्थियों की इन्वॉल्वमेंट लेके क्लास टीचिंग करता था, तो बच्चे उसमें बिल्कुल उसमें रम जाते थे, ऐसा मुझे लगता है। क्या बात। ये पहला मेरा फील्ड था, हाँ। दूसरा मैं विद्यार्थियों को साइंस क्लब मेरे स्कूल में मैंने स्थापित की। ओके। विज्ञान मंडल। अच्छा। विज्ञान मंडल के माध्यम से विद्यार्थी हर सैटरडे को हम लोग विज्ञान मंडल का एक कार्यक्रम होता था, उसमें बच्चे छोटे छोटे प्रयोग बनाते थे, वो आके एक्सप्लेन करते थे। इस तरह के हम साइंस फेयर हमने लिए। अच्छा। हमने 2 साल लगातार मराठी विज्ञान परिषद चूना भट्टी में है, उनकी सहायता से आकाश दर्शन का कार्यक्रम पूरे रात, यानी कि हॉल में उनको फिल्म दिखाई जाएगी। ओके। और आकाश दर्शन पूरे टेरेस पे टेलीस्कोप लगाए हुए हैं। अच्छा। पेरेंट्स को भी इनवाइट किया, हाँ। पेरेंट्स भी, बच्चे भी, रात भर आकाश दर्शन का कार्यक्रम, हाँ। इस तरह के स्काई विजन का कार्यक्रम, ये भी हमने लगातार 2 साल किए। अच्छा। एक हमारे संडे के दिन हम एक साल, तो ये आपकी क्रिएटिविटी थी? ये हम सब बच्चों को साथ में लेके कर सके, लेकिन विजन आपका था, दिमाग में आपके आया करना है, बच्चों को इन्वॉल्व करना है। क्या बात। क्योंकि मेरे बच्चे झोपड़पट्टी से आते हैं, उनके पास बायनोकुलर लेना या ये सब कीमती चीजें लेना संभव नहीं था। तो उनके पास तक ये चीजें पहुंचाना, ये मेरी हमेशा कोशिश रही। बहुत बढ़िया। इसमें हम एक और काम करते थे, साइंस मंडल के माध्यम से संडे के दिन एक प्रयोग मेळावा, मराठी में शब्द है प्रयोग मेळावा, एक्सपेरिमेंट फेयर। तो उस दिन वहाँ पे हमारे विद्यार्थी जो थे, एक रूम में 4 टेबल, ऐसे करके हम 20 रूम में ये लगाते थे, 80 टेबल मैनेज होती थी।
और 80 टेबल में 80 छोटे छोटे प्रोजेक्ट बच्चों ने जो सिंपल से बना रखे वो वहाँ पे होते थे, बच्चे वो प्रोजेक्ट बनाते थे और वो प्रोजेक्ट के पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, क्या उसके पीछे क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल है, वो उनको मालूम होता था, वो एक्सप्लेन करते थे। ये संडे के दिन होता था। अच्छा। पेरेंट्स आएंगे, विद्यार्थी आएंगे, वो देखने के लिए आते थे। इस तरह के मेलावे भी हमने आयोजित किए। तो ये ऐसी एक्टिविटी हमने की। बच्चों को विजिट पे बाहर लेके जाना। साइंस जो क्लब के बच्चे थे, मैं उनको ब्लड डोनेशन कैसे होता है वो दिखाने के लिए मैं साइन ब्लड कैंप, ब्लड बैंक में लेके गया। जो हॉस्पिटल ऐसा ही ये जो जे हॉस्पिटल में उनको विजिट पे लेके गया, केएम हॉस्पिटल में विजिट पे लेके जाते थे। वहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकली सर्जरी होते हुए कांच में से झांक के उनको ओपन हार्ट सर्जरी दिखाने का भी मौका। क्या बात। अंतसर के जो विद्यार्थी वहाँ पे डॉक्टर हुआ करते थे, उनके माध्यम से हमें परमिशन मिली, वो भी हमें मिला। क्या बात। तो इस तरह से हम बच्चों को साइंस नेहरू साइंस सेंटर में विजिट कराने ले जाते थे, नेहरू प्लेनेटोरियम में विजिट कराने ले जाते थे। इस तरह के जो भी बाहर के जो थे उनको हम अपने गरीब बच्चों को वहाँ पे भी ले जाते थे। तो ऐसे बहुत से काम हुए। साइंस एग्जीबिशन का एक काम था। डिपार्टमेंट के जितने भी आयोजन होते थे साइंस से रिलेटेड, साइंस क्विज है, मैं क्विज मास्टर के तौर पे भी बहुत जगह क्विज लेने जाता था। क्विज का आयोजन मैंने किया। तो इन सब बातों को देखते हुए मैं ये मानता हूँ कि सरकार की नज़र मुझ पे पड़ी। उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति सामान्य, मैं साइकिल पे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर रहा है ये व्यक्ति। साइकिल पे मैं चलता था उस समय पे, घर घर साइकिल पे जाता था, स्कूल में साइकिल पे आता था, कहीं पे एग्जीबिशन है वहाँ पे मैं साइकिल पे जाऊँगा, साइड में साइकिल खड़ी करूँगा, अपना काम करूँगा, शाम को साइकिल पे जाऊँगा। कौन से साल की बात है ये सब 80s के अंदर, 90s के मैक्सिमम जो काम हुए वो 2000 के पहले। मतलब आप साइकिल कब तक चलाते थे? 2005 तक। 2005 तक आप साइकिल चला रहे थे? इवन मैं कुर्ला रहने गया तब तक मैं साइकिल पे जाता था। सर 2005 तक आप साइकिल चला रहे थे? अच्छा। साइकिल पे ही मैं ज्यादातर लोकल जर्नी करता था। ओके। इतना खर्चा करने के लिए मैं अपने ऊपर नहीं खर्चा करता था। तो मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट की नजर हम पे पड़ी। उनको ये लगा कि ये सामान्य बच्चों के लिए ये कुछ कर रहे हैं और साथ साथ जो डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज है उसमें भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो इसलिए मुझे इस सम्मान के योग्य समझ के उन्होंने मेरा चुनाव किया, ऐसा मैं मानता हूँ। फैंटास्टिक सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सब आपका ये जर्नी जो आपकी चली, ये पढ़ाने की, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करने की, कब तक चली? मीन्स आप कब तक एक्टिव रहे जवाहर? रिटायर कब हुए आप? मैं जवाहर से, मेरी जो हमारे यहाँ नियम है कि 58 साल की एज में आप रिटायर हो जाते हैं। हाँ। संयोग ये है कि मेरी उम्र वास्तविक से 1 साल 4 महीने ज़्यादा लिखी हुई है। ज़्यादा लिखी है। तो हुआ ये कि जब हम बचपन में, मैं उस समय 5 साल का था, मेरे पिताजी बीमार थे, दुर्भाग्य से उसी साल उनका देहांत हो गया। ओके। तो मेरा एडमिशन कराने के लिए मेरे फूफा जी गए थे। वो शर्मा थे, हम वशिष्ठ हैं। अच्छा। बच्चे का नाम क्या लिखना है? लिख दो आनंद स्वरूप शर्मा। अच्छा, वैसे आप वशिष्ठ हैं? आपका सरनेम वशिष्ठ है? हमारा सरनेम वशिष्ठ है, लेकिन अब शर्मा हो गया। उन्होंने शर्मा लिखा दिया। फूफा जी गए थे, वो शर्मा थे, उन्होंने शर्मा ही लिखा दिया। चल गया। मेरी जन्म तारीख उस समय पे 6 साल होना जरूरी था। हाँ। लिख दो 6 साल। 6 साल लिख दिया। वैसे आप 5 साल के थे। वैसे आप 5 साल के थे। वैसे मैं 5 साल का भी। उन्होंने 6 साल लिखा दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, वशिष्ठ से शर्मा बना दिया आपको। वशिष्ठ से शर्मा बन गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे बड़े भाई अशोक वशिष्ठ जी, हाँ, जो स्वामी विवेकानंद में एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुए। करेक्ट। मैं उनसे छोटा हूँ। हाँ। लेकिन मैं उनसे 2 महीने पहले रिटायर हुआ। अच्छा। क्योंकि कागज हमने यूनियन में काम करता हूँ, जो महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, शिक्षकों की एक स्टेट वाइड यूनियन है। मैं उसका राज्य कार्यकारिणी सदस्य रहा हूँ बहुत साल तक। इस समय पे चूंकि उम्र का भी तगाजा है, अब उतना ज्यादा भागदौड़ हम नहीं करना चाहते। क्या उम्र है सर आपकी? इस समय मैं 70 कंप्लीट कर चुका हूँ। 70? यू आर वेरी यंग। तो अभी हम जो अपने अनुभव का फायदा हमारे नए कार्यकर्ताओं को मिले, इसलिए मैं कार्याध्यक्ष मुंबई विभाग का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हूँ शिक्षक परिषद का। ओके। तो यूनियन के माध्यम से हमने शिक्षक परिषद के आप अध्यक्ष हैं? मैं शिक्षक परिषद का मतलब मुंबई का कार्याध्यक्ष। मुंबई के? हाँ, मुंबई हमारे 7 विभाग हैं। ओके। तो मैंने प्रांत लेवल पे, स्टेट लेवल पे काम किया। अब मैं सीमित करना चाहता हूँ अपने आप को मुंबई विभाग। मतलब आपने स्टेट लेवल पे भी काम किया है, अध्यक्ष रह चुके हैं? कार्यकारिणी सदस्य रहा हूँ मैं 10 साल लगातार। तो उस हिसाब से हमने यूनियन के माध्यम से
कम से कम 12 टीचर्स के जन्म तारीख में सुधार कराने का काम किया। क्योंकि प्रोसेस है, लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वही जन्म तारीख रह गई और हम समय से पहले रिटायर हो गए। हाँ। मैं 2011 में रिटायर हुआ अपनी सेवाओं से। अच्छा, 2011 में आप रिटायर हुए। हाँ जी। तो रिटायरमेंट के बाद मीन्स आप एक तो आपने बताया कि आप ये स्कूल्स के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे क्या काम होता है ये, मतलब अध्यक्ष एज अध्यक्ष आपका क्या काम होता है? एक्टिव होना है या? महाराष्ट्र शिक्षक परिषद ये टीचर्स की यूनियन है। ओके। जो स्टेट लेवल की है, पूरे राज्य में काम करती है। ओके। और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, अच्छा, ये पूरा देश की एक शिक्षकों की यूनियन है। ओके। उससे जुड़ी हुई है, उससे संलग्न है। तो मैं मुंबई विभाग का कार्याध्यक्ष, मतलब ये है कि कार्याध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि जो हमारे बाकी के जो कमेटी के पदाधिकारी हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं, सचिव, अध्यक्ष होते हैं या जो कोषाध्यक्ष हैं, उनको मार्गदर्शन करना और उनको जो पुराने हमारे अनुभव है उसके हिसाब से उनको काम करने के लिए प्रेरणा देना। तो ये क्या आपको मीन्स आपको यहाँ से कुछ मंथली इनकम भी आती है या फिर जस्ट वॉलेंट्री काम है? शिक्षक यूनियन का जो भी काम है वॉलेंट्री है, हम वॉलेंट्री करते हैं। अच्छा। अपनी जेब से खर्च करके। अच्छा। हाँ। और शिक्षक परिषद तो एक ऐसी यूनियन है कि कभी किसी टीचर से एक पैसा नहीं लेती। अच्छा। हमारी जो टीचर्स जो होते हैं वो जो उसके मेंबर बनना चाहे वो मेंबरशिप एक अलग बात है, 100 रुपये वार्षिक है और 1000 रुपये आजीवन मेंबरशिप है, वो उसके मेंबर होना एक अलग बात है। लेकिन शिक्षक बहुत से समस्याएं लेके जब यूनियन में आते हैं तो हम एक पैसा उनसे नहीं लेते, उनकी जो समस्या है उसको समझ के और उसको फॉलो अप करते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम मीटिंग करते हैं एजुकेशन इंस्पेक्टर्स के साथ, डिप्टी डायरेक्टर के साथ, डायरेक्टर एजुकेशन डायरेक्टर के साथ और प्रांत कार्यकारिणी के साथ, मंत्रालय में शिक्षा मंत्री के साथ। बहुत बढ़िया। अलग अलग लेवल पे मीटिंग्स होती हैं। उन समस्याओं को हल करने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि नियम के अंदर उन समस्याओं का समाधान हो जाए। तो शिक्षक परिषद के माध्यम से मैं आज भी शिक्षकों की समस्याएं हल करने का अपना योगदान दे रहा हूँ, उसमें पूरा एक्टिव रोल निभा रहा हूँ। जनरली क्या समस्या होती है सर शिक्षकों की? एक MEPS एक रूल है, MEPS, ओके, महाराष्ट्र एम्प्लॉय ऑफ प्राइवेट स्कूल्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके रूल्स के हिसाब से हमारी सेवाएं होती हैं। ओके। उसमें बहुत सुरक्षा दी गई है हमारी सेवाओं के लिए। ओके। तो जो टीचर्स है उनको उनके अधिकार मिले। हाँ। उनको कर्तव्य का पालन करना है, ये हम जरूर देखते हैं। हाँ। क्योंकि पहले हमारे कर्तव्य, बाद में हमारे अधिकार है। करेक्ट। तो उनको उनके अधिकार मिले, उनके ऊपर कोई अन्याय ना हो, गलत तरीके से उनके किसी अधिकार का हनन ना हो। अच्छा। ये हमें देखना होता है। अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। जैसे बहुत सी समस्याएं ऐसी आती हैं कि टीचर को 12 साल कंप्लीट होने के बाद एक सीनियर स्केल मिलता है, पे स्केल। कई स्कूल वो नहीं देते हैं अपने, नहीं देते हैं। ओके। जब टीचर हमारे पास से अप्रोच करेंगे तो फिर हम उनको मार्गदर्शन करते हैं कि आप एप्लीकेशन करो। इसके बावजूद भी नहीं करेंगे तो हम स्कूल से कॉन्टेक्ट करते हैं। इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को ऐसी समस्याओं की लिस्ट देते हैं। हर 3 महीने में एक बार एजुकेशन इंस्पेक्टर के साथ शिक्षक परिषद की जिला और मुंबई विभाग कार्यकारिणी की मीटिंग होती है, जिसको हम सहविचार सभा कहते हैं। उन सभाओं में इस प्रकार की समस्याएं, ये मैंने एक उदाहरण बताया। करेक्ट। इस प्रकार की समस्याओं की हम चर्चा करते हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है और एजुकेशन इंस्पेक्टर उसको कैसे न्याय दे सकते हैं, वो हम वहाँ पे चर्चा करते हैं और वो उनको दिलवाने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से हम करते हैं कोशिश। सुपर। तो आप एक तो आप ये कर रहे हैं 2011 के बाद, तो आप ये कामों में वॉलंटरी जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है जहाँ से आपका एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट मेरी है, जो मैं अपने जो कुछ भी मैंने सीखा है, मेरे जो गुरु रहे हैं रायकर मैडम, जो मुंबई की 18 साल तक शिक्षक आमदार थी। ओके। शिक्षक परिषद की वो हमारी सर्वा थी। अच्छा। उनके मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखा। सुरेश उपाध्याय जो आज हमारे बीच नहीं है, ओके, उनके भी मार्गदर्शन में मैंने बहुत कुछ सीखा। अच्छा। प्रभाकर सर रही थी, हमारे साथ हैं। ऐसे लोगों के साथ हमने बहुत कुछ सीखा है। और शिक्षक परिषद में काम करते हुए जो हमें जानकारी मिली आज, लकीली, पहले जो एक्चुअली क्या होता है कि अगर किसी शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी पर कोई एक्शन अगर कोई मैनेजमेंट लेना चाहता है, अब एक्शन कोई खुशी से तो लेगा नहीं। करेक्ट।
कुछ कारण उनको लगते होंगे कि भाई इसने गलती की है, तो MEPS में एक नियम है कि अगर कोई छोटी सजा देनी है, कोई गलत ज्यादा बड़ा अपराध नहीं हुआ है, तो आप छोटी सजा बिना इंक्वायरी के दे सकते हो। अच्छा। लेकिन अगर कोई बहुत मैनेजमेंट को लगता है कि बहुत बड़ी गलती टीचर ने की है या वो गुनाह किया है, सजा देने का हक भी आप लोगों को पावर है। हाँ, तो वो सजा देने के पहले आपको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करना पड़ेगी। ओके। और वो जो इंक्वायरी होगी उसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी होती है। इंक्वायरी कमेटी में 3 लोग होते हैं, 3 सदस्य की इंक्वायरी होती है। ओके। एक होता है मैनेजमेंट का प्रतिनिधि। ओके। स्कूल की मैनेजमेंट है, उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि चुनना पड़ता है, ये इस पे मेंबर करके काम करेगा। दूसरा होता है जो जिसके ऊपर इंक्वायरी लगी है, वो टीचर अपना एक प्रतिनिधि दे सकता है कोई भी स्कूल में काम करने वाले कोई टीचर को, वो उसका रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनी करके वो कमेटी पे काम करेगा। और तीसरा जो मेंबर होता है वो होता है नेशनल अवार्ड जिस टीचर को मिला है वो, या स्टेट अवार्ड जिस टीचर को मिला है वो, ऐसा राष्ट्रीय या राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक, वो कमेटी का तीसरा सदस्य होता है। इस प्रकार से 3 मेंबर्स की इंक्वायरी कमेटी पूरा इंक्वायरी करती है, उसका प्रोसीजर है। MEPS का रूल नंबर 36 और 37, इन रूल के हिसाब से इंक्वायरी काम करती है। इंक्वायरी कमेटी मेंबर होने के नाते मेरी जो वहाँ पे रोल होती है, मैनेजमेंट का प्रतिनिधि मैनेजमेंट की बाजू देखेगा, जो जिसके ऊपर 4 सीटेड एम्प्लॉई है जिसके ऊपर इंक्वायरी लगी है उसका नॉमिनी वो उसकी पक्ष देखेगा। लेकिन मैं जो होता हूँ, यानी कि मेरे जैसे जो वहाँ पे मेंबर होते हैं, जो अवार्डी टीचर होते हैं, वो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। अच्छा। ऐसा हम मानते हैं, सरकार हम पे विश्वास करती है। हमारा मुख्य भूमिका जज की होती है कि जो नियम बने हैं, नियम के अनुसार दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का मौका मिले, कोई दबाया ना जाए, किस पे अन्याय ना हो, और नियम के अनुसार उनको न्याय दान का काम हो। ये काम करने का मैं पिछले 11 सालों से, रिटायरमेंट के पहले से भी मैं ये कर रहा हूँ। तो मैंने अब तक 75 इंक्वायरी कमेटी, इस समय पे मैं एक इंक्वायरी कमेटी पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। वो सोमैया कॉलेज से संबंधित है। अच्छा। डिटेल नहीं बता सकता वो। तो ऐसे मैंने 75 इंक्वायरी कमेटी, 75 इंक्वायरी कमेटी। तो इसमें आप ज्यादा व्यस्त रहते हैं ये सब कामों में? एक व्यस्तता का एक माध्यम मैंने ढूंढा है कि मेरा जो, उससे हमें कोई शिक्षक कोशिश करते हैं कि उसको न्याय मिल जाए, उसकी नौकरी बच जाए। अगर उसने गलती की है तो। अभी 75 में किसी को दंड भी देना पड़ा आपको? होता ये है कि जब मैनेजमेंट ये पाता है कि अब उसको रखना नहीं है, ये मैं व्यवहार की बात बोल रहा हूँ, मैंने अब तक देखा है, तो मैनेजमेंट इंक्वायरी का प्रोसीजर शुरू करता है और मैनेजमेंट हमको नॉमिनेट करता है। तो लोगों को ये लगता है कि मैनेजमेंट ने अवार्डी टीचर को नॉमिनेट किया, ये पूरी तरह से उनका पक्ष लेगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं नियम का पक्ष लेता हूँ। 75 में से मैं करीब अगर मैं अंदाज से कहूँ आपको, तो मैं 27 शिक्षकों को न्याय इस तरह से दिला पाया हूँ कि उनको उससे दोष मुक्त उनको बाहर निकाला है, उनकी सेवाएं बहाल रही हैं, उनको सेवाओं में वापस से लिया गया है। 27 टीचर जहाँ तक मुझे याद है हम कर सके हैं। कुछ का समझौता हो जाता है, कुछ जगह में कार्यवाही करनी मजबूर हो जाती है। वहाँ पे अवार्डी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मैंने पूरी तरह से हम आंख बंद करके किसी एक पक्ष को काम करें। अगर दोषी है, इस तरह का दोष है कि जो बच्चों में रहने के काबिल नहीं है, करेक्ट, तो फिर उसको सजा, उसकी जो है टर्मिनेशन ही होती है। बड़े दुख के साथ हमें कई बार वो भी करना पड़ जाता है। ये एक पार्ट ऑफ गेम। करेक्ट। तो ये दूसरा एक है। और जो तीसरा है वो वैयक्तिक है कि मैं साइंस मैथ्स टीचर हूँ। रिटायरमेंट के बाद मैं अपना जो ज्ञान है जो मुझे है साथ में लेके कहाँ जाना है। करेक्ट। तो अगर मैं उस ज्ञान को मेरे आज जो अब की पीढ़ी है उनको दे सकूं, तो वो जरिया है मेरे पास ट्यूशन का। तो ट्यूशन आप लेते हैं? तो मैं पर्सनल ट्यूशन लेता हूँ, और वो भी मैं पैसे के लिए नहीं। अच्छा। अपनी संतुष्टि के लिए। साथ में पैसा तो आता ही है। मेरी ट्यूशन जो होती हैं 1-to-1, आप बिलीव करें, मैं एक साल में केवल 3 ही बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा। एक बच्चे को एक ट्यूशन, एक बच्चे को एक ट्यूशन, एक बच्चे को एक ट्यूशन, 3 ही ट्यूशन लेता हूँ। सेलेक्टेड बच्चे होते हैं और कोशिश करता हूँ कि उनको पूरा बेस्ट अपना देके उनका बेस्ट बाहर निकाल सकूँ। बहुत बढ़िया। तो ये मैं
पर ये लॉजिक मेरे को समझ नहीं आया सर कि आप 3 ही बच्चों को चुनते हैं और आप तो बहुत सारे बच्चों को एक साथ मतलब क्लासेस ले सकते हैं। जब मैं टीचिंग प्रोफेशन में था तो नियमानुसार जो भी है अलाउ, मैं ग्रुप ट्यूशंस लेता था। ओके। 10-10 बच्चों को भी मैंने पढ़ाया। अच्छा। और चैम्बूर में जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे स्कूल से जो लगे हुए जो एरिया थे, वासी नाका, चैम्बूर कैंप, आजीज बाग, ये जितने भी एरिया है वो झोपड़पट्टी के एरिया। ओके। गरीब बच्चे आते थे। उन गरीब बच्चों को जब मैं ग्रुप में ट्यूशन पढ़ाता था तो कई बच्चे फीस नहीं दे पाएंगे, कोई बात नहीं, हम भी गरीबी से उठ के आए। तो ये काम उस समय ग्रुप ट्यूशन के करते थे, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम उम्र होती गई हमें ये लगने लगा कि अब ग्रुप ट्यूशन में वो संतुष्टि नहीं मिलती है, तो इसलिए व्यक्तिगत ट्यूशन पे हम आए। तो ये एक तरीका है कि हमें जो ज्ञान है वो हम अपने बच्चों को और अच्छी तरीके से दें और उनको और एक अच्छा नागरिक बनने में उनकी मदद करें। बहुत बढ़िया। आपने इतना गहरा योगदान दिया है जब आप पढ़ा रहे थे और आपके योगदान का नतीजा ये निकला कि आपको नेशनल लेवल का अवार्ड मिला, बेस्ट टीचर अवार्ड मिला। ये आपके कुछ स्टूडेंट्स आपको ऐसे याद आते हैं जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए आपकी पढ़ाई से? किसी का नाम लेना चाहोगे? ऐसे तो बहुत से स्टूडेंट हैं जो इस समय जहन में आ रहे हैं। हाँ, कोई एक आधा जो आपको ऐसा लगता है कि भाई बिकॉज ऑफ नो था ये तो एक झोपड़पट्टी का लड़का, लेकिन आज किधर देखो निकल गया, हमारा स्कूल का पढ़ा। मैं 2 बच्चों का जिक्र करना चाहूंगा। हाँ, ऐसे तो बहुत से बच्चे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन 2 बच्चों का जिक्र करता हूँ समय की सीमा को देखते हुए। हाँ। एक मेरी स्टूडेंट हुआ करती जिसको मैं जब मैंने ज्वाइन किया था वो 6th स्टैंडर्ड में थी। अच्छा। अनीता हरनाम से। ओके। वो चैम्बूर का वाडोली विलेज एक एरिया है, वहाँ पे बैठी चाल में रहते थे। अच्छा। मेरी एक आदत रही है कि मैं अपने विद्यार्थियों को घरेलू लेवल पे उनको संपर्क रखता था। अच्छा। और मेरी कोशिश होती थी कि एक हफ्ते में एक बार किसी बच्चे के घर पर जरूर जाऊँ, शनिवार के दिन। हाँ, ओके। 10 मिनट के लिए जाऊँ, मिल के आ जाऊँ। तो इस तरह से मेरा विद्यार्थियों के परिवारों से भी संबंध बहुत अच्छे रहे। तो अनीता हरनाम सिंह ये वाडोली विलेज में एक बैठी चाल में एक छोटे से रूप में रहने वाले परिवार में थे। वो बच्ची इतनी सिंसियर थी, कोई ट्यूशन नहीं लिया उसने कभी नहीं, लेकिन हम मार्गदर्शन करते थे उनको क्योंकि होनहार बच्चा है। तो उसने बीएससी किया, एमएससी किया इन फिजिक्स। वसंत दादा पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज में वो वहाँ पे प्रोफेसर थी। बाद में स्वामी विवेकानंद में फिजिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर बनी, स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज में वहाँ की हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनी। क्या नाम बताया आपने? अनीता हरनाम सिंह। अब उनका नाम अनीता कंवर है, अनीता कंवर। वो टीचर ने मुझे भी पढ़ाया है सर। अरे वाह, क्या बात है, फिर तो आप डबल स्टूडेंट हो गए। चेंबूर के स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज ना, डिग्री कॉलेज अनीता मैडम, शी वाज माय टीचर। और आज वो वहाँ प्रिंसिपल है। आज प्रिंसिपल है डिग्री कॉलेज में? प्रिंसिपल है डिग्री कॉलेज की। तो ये मेरे लिए एक उदाहरण है जो मैं दे सकता हूँ। देखिए सर कैसे कनेक्ट हुए हम। शी वाज माय टीचर, उन्होंने मेरे को फिजिक्स पढ़ाया है, उन्होंने पढ़ाया है, एंड शी वाज रियली वेरी गुड मोटिवेटर फॉर मी। मेरे लिए बहुत मोटिवेटर थी वो। इस तरह के एक दूसरे विद्यार्थी हैं रामजीत यादव। ओके। चैम्बूर में गलियाकोट वाला एक एरिया है जो आशीष टॉकीज के पीछे। क्या नाम बताया आपने? गलियाकोट। नहीं, रामजीत यादव। रामजीत यादव, ओके। एक मेरे विद्यार्थी हुआ करते थे। तो जवाहर से पढ़े, बाद में विवेकानंद में पढ़े, बीएससी, वो भी साइंस टीचर है, साइंस के टीचर बने। आज वो साकी नाका में योगीराज श्री कृष्ण विद्यालय, ओके, वहाँ के प्रिंसिपल हैं। अच्छा। तो इस तरह से एक सामान्य घर का लड़का, पिताजी टैक्सी चलाते थे, सामान्य घर का लड़का मेहनत करते करते आज प्रिंसिपल की पोस्ट पे अब सफलता से अपना काम कर रहे हैं। ये कुछ उदाहरण है जो मैं दे सकता हूँ। सर ये वीडियो आप अनीता टीचर को भेजेंगे? इज शी इन टच विद यू? आपके संपर्क में है? टच। और मैं आपको एक बताऊं कि जब अनीता को प्रिंसिपल की पोस्ट मिलने वाली थी, तो मुझे 2 दिन पहले उन्होंने फोन किया। अच्छा। सर मेरी एक इच्छा है कि आप ऑफिस में आए। और संयोग ये था कि मैं उन दिनों में स्वामी विवेकानंद में एक इंक्वायरी कमेटी के सिलसिले में जाता था। अच्छा, ओके। लेकिन मैं कभी भी अनीता हरनाम सिंह या अनीता कंवर टीचर को नहीं मिला, क्योंकि वो अलग काम है और ये मेरी स्टूडेंट है, इसलिए मैं उसको मिलना चाहिए, वो एक अलग काम है। तो उन्होंने कहा कि सर आप मेरे को, उस दिन मैं प्रिंसिपल पोस्ट पे मैं बैठ रही हूँ,
आप आएंगे तो मुझे खुशी होगी। नहीं बेटा, मैं बोला नहीं अनीता, आपका सम्मान है, मैं जरूर देखूंगा। आप एक काम करना, जब आप कुर्सी पे बैठोगे तो पहला फोटो खींच के मुझे भेज देना। अनीता कंवर मैडम, अब मैं मैडम इसी कहूँगा, वो प्रिंसिपल है। जब वो पहले वहाँ बैठी तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया, फोटो भेजा और मुझे फोन किया कि सर मैं कुर्सी पे बैठी हूँ, आपको फोटो भेजा। तो इस तरह से वो आज भी मुझसे जुड़ी हुई है। कई बार ये वीडियो जाएगा, तो ये वीडियो उनके पास जाएगा। इसलिए अनीता मैडम आपको नमस्कार, मैं आपका स्टूडेंट रह चुका हूँ। आपने मुझे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर डिग्री कॉलेज में पढ़ाया, फिजिक्स पढ़ाया। सुखद सहयोग। आप सर इतने लोगों का बैकग्राउंड बता रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड बता रहे हैं, मैं आपका बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ। आपका जन्म कहाँ पर हुआ और कैसी थी आपकी शुरुआती ज़िंदगी, उसके बारे में बताइए। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश का, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, बुलंदशहर जिला, ओके, उस जिला में धर्मपुर एक गांव है, नवाब धर्मपुर कहा जाता है, वहाँ पे हुआ। हम 5 बहन भाई। मेरे पिताजी, जब मैंने आपको जैसे बताया कि मैं 5 साल का ही था, मेरे पिताजी लेखपाल थे। मेरी माताजी, फॉर्मल एजुकेशन उनका नहीं हुआ था, लेकिन ज्ञान प्रबोधिनी की एक परीक्षा होती है जो 10वीं क्लास के इक्विवेलेंट है, वो मेरे पिताजी ने उनको पढ़ाया और ज्ञान प्रबोधिनी उन्होंने किया। अच्छा, 10वीं क्लास के लेवल की परीक्षा उन्होंने पास की। ओके ओके। तो ये मेरे माता पिता की बैकग्राउंड है। मैं जब 5 साल का था, मेरे पिताजी का देहांत हुआ। कोई जमीन जायदाद हमारे पास नहीं थी, हम बहुत छोटे थे। मेरी बड़ी बहन, मेरी जो बड़ी दीदी है, उस समय हार्डली 11 साल की रही होगी। तो कोई कमाने वाला नहीं था। हम 5 भाई बहनों को पालन पोषण करना, मैं जाति प्रथा में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि हम ब्राह्मण परिवार से थे। ओके। तो गांव में वो भी एक सम्मान बनाए रखना। तो जो संघर्ष मेरी माताजी ने किया, जिनको हम अम्मा कहते हैं, उन्होंने हमारे लिए जो संघर्ष किया, हमें किसी बात की कमी महसूस नहीं होती। हम 8वीं तक गांव में ही पढ़े थे। 9वीं से मैं और मेरे बड़े भाई अशोक वशिष्ठ, हम दोनों अलीगढ़ पढ़ने के लिए आ गए। अब 2 भाई 3 बहनें, ऐसा है क्या? हम 3 भाई हैं। 3 भाई 2 बहनें। मैं अशोक वशिष्ठ मेरे बड़े भाई हैं, सुरेंद्र वशिष्ठ मेरा छोटा भाई है, और हमारी 2 बहनें हैं। 2 बहनें, बड़ी बहन है हमारी, एक छोटी बहन, एक छोटी, आपसे छोटी है, थी, सबसे छोटी थी, वो आज दुनिया में नहीं रही। अच्छा, ओके। तो हम 5 भाई बहन थे। तो हमारा पालन पोषण करना, हमको पढ़ाना लिखाना, जो भी संघर्ष आप समझ सकते हैं कि एक सम्मानित परिवार, वो सम्मान भी बचा के रखना है, साधन भी जुटाने हैं, बच्चों को पढ़ाना भी है। तो वो जो हमारी माँ ने हमारे लिए किया, हमने भगवान को नहीं देखा, माँ के रूप में ही आ गए। हाँ। लेकिन जन्म देने से लेके पालन पोषण करने से लेकर सब कुछ करने वाली माँ को हमने देखा। तो उनके जो संस्कार हमको मिले, वो उस समय पे, और मैं एक जरूर उल्लेख करना चाहूँगा, मेरे चाचा जी, वो बहुत ही अनुशासन के बहुत ही कड़क थे, प्यार भी उतने करते थे। मेरे पिताजी जाने के बाद उन्होंने हमको संभाला। अच्छा। लेकिन अनुशासन में इतने कठोर थे कि आज जो कुछ भी हम हैं, जीवन में जो कुछ भी हम कर पाए, मैं कहूँगा माता पिता के संस्कार, हमारी माँ का संघर्ष, उनकी प्रेरणा, और मेरे चाचा जी के दिए हुए जो अनुशासन के जो सबक थे, जो उन्होंने हमारे ऊपर कठोर अनुशासन रखा, जो कुछ भी हम बन सके, मैं उनका उल्लेख जरूर करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। तो ये संघर्ष हमारा रहा। 9th से लेकर और BSc तक हमने अलीगढ़ में रह के पढ़ाई की। हम छोटे से किराए के मकान में रहते थे। सीढ़ी के नीचे एक छोटा सा कमरा हुआ करता था, उसमें एक खाट भी नहीं आती थी। मैं और मेरे बड़े भाई, हम उसमें किराए पर रह के हमने अपनी पढ़ाई की है। मुझे याद है एक दिन ऐसा भी आया, मैं याद कर सकता हूँ, तो ये समवेयर 1970 की बात है।
अच्छा। मैं 11वीं में था और मेरे बड़े भाई संयोग से उस साल वो भी 11वीं में थे। अच्छा। एक साल पीछे हो गए थे, मेरे से पढ़ाई में एक साल आगे थे। कुछ ऐसा हुआ कि वो भी मेरे साथी हो गए थे। तो 11वीं का में कक्षा में पढ़ते थे हम, विष्णुपुरी में अलीगढ़ में रहते थे। मंगलवार का दिन था, कुछ ऐसा हालात बन गए कि हमें खाने के लिए हमारे पास उस दिन कुछ था नहीं। दोनों भाइयों ने हमने सोच विचार किया क्या करें। माँ के बनाई हुई, जो हाथ की बनाई हुई सेवई जिसको हम जवा कहते हैं, जवे, वो बनाए हुए रखे थे। तो हम दोनों ने तय कर लिया कि मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, आज उपवास रखते हैं। हम दोनों भाइयों ने मंगलवार का उपवास रखा और उस दिन वही जवे गुड़ में पानी में उबाल के खा लिए। वो दिन है और आज का दिन है। मैं मंगलवार का उपवास रखता हूँ। अच्छा। मैं अपनी जमीन से जुड़े रहना चाहता हूँ, उन हालातों को भूलना नहीं चाहता। जब हम पढ़ते थे तो हमें आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से हमारी माँ ने स्ट्रगल किया, मेरे बड़े भाई अशोक वशिष्ठ जी, उन्होंने बहुत त्याग किए हमारे लिए। अच्छा। एक तरह से कहेंगे कि उन्होंने अपनी पढ़ाई का बलिदान दे दिया मेरे लिए। अच्छा। हम परिवार के लिए। एक समय था कि वो मुझसे पढ़ाई में 2 साल आगे थे। मैं तीसरी चौथी क्लास 1 साल में पास हुआ। उस समय पे प्राइमरी में होशियार बच्चे को छमाही परीक्षा में आगे बढ़ा देते थे। मैं उनसे 1 साल पीछे रह गया। 11वीं क्लास से कुछ सहयोग ऐसा हुआ कि हम 12वीं में एक साथ हमने बोर्ड की परीक्षा दी। और फिर ऐसे हालात आए कि बड़े भाई साहब ने प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर ली। उन्होंने दुकान पे काम किया, बैंकर के यहाँ काम किया, जो भी काम पॉसिबल था। मुझे याद है 60 रुपये महीने मिलते थे, हमारी फीस वगैरह का खर्च होता था उसी में। हमने विद्यार्थी अवस्था में कभी भी पूरी फीस नहीं भरी। पुअर बॉयज फंड में हम फीस माफ़ी के लिए अप्लाई करते थे, एक की फीस माफ़ हो जाती थी। दोनों भाई एक ही स्कूल में, हम धर्म समाज इंटर कॉलेज में पढ़े हैं, तो दोनों भाई एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसलिए ब्रदरहुड एक स्कीम हुआ करती थी। 2 भाई पढ़ रहे हैं इसलिए एक की फीस माफ़ हो जाएगी, तो हम उसमें भी एप्लीकेशन कर देते थे, तो हमारी फीस माफ़ हो जाती थी। इस प्रकार से हम फीस ना देते हुए शिक्षकों के मार्गदर्शन में हमने अपनी पढ़ाई की। एक समय ऐसा भी आया कि मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था। 2 महीने की छुट्टियां होती हैं, गांव में जाके रहना था। लेकिन हम दोनों भाइयों ने तय किया कि गांव में जाके क्या करेंगे, 4 पैसे कमा लेते हैं, कुछ पैसा निकल आएगा। मैंने अलीगढ़ में एक दाल मिल है, शिव शक्ति दाल मिल, वहाँ पे मैंने चपरासी का काम किया। अच्छा। जो भी काम था, चाय लाना, उनको जो भी उनके का सामान उठाना। तभी आप कौन सी कक्षा में थे? मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में थे। अच्छा। कॉलेज की छुट्टियां थी, रिजल्ट आने वाले थे, 2 महीने का समय था। तो हमने ये सोचा कि कुछ पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो आगे पढ़ाई को काम आएगा, उतना ही हमारी माँ के ऊपर बोझा कम पड़ेगा। ये हमें एहसास हो गया था कि हमारी माँ हमें पढ़ाने के लिए कर्जा ले रही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं मालूम था। शायद बड़े भाई साहब को मालूम था, वो हमें नहीं बताया। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में हमने एक दाल मिल में काम किया, जो चपरासी का काम, पियोन का काम था। इसके बाद में मैं एक और ज़रूर जिक्र करूँगा कि जब मैं बीएससी फाइनल, जब मैंने एग्ज़ाम दिया, रिज़ल्ट आने को समय था, 2 महीने की छुट्टियां थी, हम रिज़ल्ट आने के पहले कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो मैंने उस समय पे, और पेपर भी, एक पेपर के लिए बहुत बड़ा गैप था, करीब 20 दिन का गैप था, तो हमने पेपर बांटने का काम मैंने शुरू कर दिया। अब ये बात है उस समय की 1973 की। 73 मेरा बीएससी हुआ है। मैं पेपर बांट, सुबह सुबह पेपर बांटता था। मेरे साथ के जो बच्चे जहाँ रहते थे उनके घरों में पेपर डालने में जाता था, ऐसा भी संयोग था। अच्छा। और सुबह पेपर डालना है। एक दिन ऐसा भी था कि हमारा पेपर था, सुबह पेपर डालना जरूरी नहीं जाएंगे तो उस दिन वो पैसे काट लेगा पेपर वाला। तो सुबह पेपर डाले घरों में, शाम को एग्जाम दिया बीएससी। अच्छा। तो इस तरह से पेपर, न्यूज़पेपर डाल के, कोई काम बुरा नहीं है, वो करके भी हमने 4 पैसे
अपने खर्च के लिए निकाले, जिससे उद्देश्य एक ही था। और ये सब हमारी मम्मी को हम लोग बाद में, अम्मा को बाद में बताते थे। अच्छा। पहले नहीं बताते थे। हम कुछ पढ़ाई के लिए रह रहे हैं शहर में, ऐसे बोलते थे। वो हमको ये सब नहीं करने देने वाली थी। तो उनके ऊपर कम से कम लोड पड़े, इसलिए हमने ये सब भी किया। क्या बात, इस प्रकार का स्ट्रगल रहा है। बहुत बढ़िया। काफ़ी स्ट्रगल से भरी जिंदगी से आपने जो है इस इतने बड़े मुकाम को हासिल किया, प्रेरणादायक है सर। तो ये टीचर बनने का संयोग कैसा बना आप? ऐसा था कि मैं जब 9th में एडमिशन मेरा हुआ, तो उस समय पे, हमारे यहाँ पुराने समय पे ऐसा था कि उसी समय साइंस लेनी है कि आर्ट्स लेनी है कि क्या लेना है, आपको डिसाइड करना होता था। अच्छा। तो मैंने, अब शहर में हम दोनों ही भाई थे। 9th में था, मैं 14 साल का था। कुछ समझ तो उतनी, हम दोनों भाई ज़्यादा बड़े तो फर्क था नहीं। तो हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए और एक हफ्ते के बाद सैटरडे के दिन हम गांव जाते थे। जब गांव में गए तो हमारी माताजी ने पूछा कि बेटा आपने क्या सब्जेक्ट लिए? तो हमने उनको बताया। उन्होंने बोला बायोलॉजी नहीं लिया। यानी कि देखो, गांव में मेरी माँ हमसे पूछ रही है कि आपने बायोलॉजी नहीं लिया क्या? अच्छा। हमने बोला अम्मा हमें किसी ने बताया नहीं था, हमने नहीं लिया। बोले बेटा आप बायोलॉजी लो। तो उनके कहने पे हमने सोमवार को स्कूल में आके एप्लीकेशन दी, फिर से सब्जेक्ट चेंज कराया, बायोलॉजी विषय लिया। अच्छा। तब बड़े भाई ने मुझे कहा कि पहले कौन सा लिया था आपने? पहले फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब सब्जेक्ट। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं लिया था। ओके। तो फिर शोभ भाई साहब ने ये कहा कि इससे तेरे को समझना चाहिए, अम्मा बायोलॉजी लेने के लिए कह रही हैं तो ये चाहते हैं कि तू डॉक्टर बने। हाँ। तो एनीवे पढ़ाई किया, बायोलॉजी लेके हमने बीएससी किया, केमिस्ट्री भी बायोलॉजी लेके। डॉक्टर तो हम नहीं बन पाए क्योंकि उतना हम ना तो रिसोर्सफुल थे, ना हमें कोई मार्गदर्शन था, ना हम उतने ब्रिलियंट थे, जो है सच्चाई है। कोशिश किया था वेटरनरी डॉक्टर बनने की, लेकिन सफल नहीं हुए। लेकिन माँ की इच्छा थी कि हम शिक्षक बने। अच्छा। और उसीलिए मैंने, जब मैं बीएससी जैसे मैंने कंप्लीट किया, मैं 18 साल का था। ऐसे तो मैं जब मैं 9th में पढ़ता था, मैं तब से ट्यूशन लेना शुरू कर दिया था। उस समय पे एक बच्चे को पढ़ाऊंगा तो 2 रुपये मुझे महीने की ट्यूशन के मिलते थे। अच्छा। आपको मैं एक ही उदाहरण दूंगा, 9 रुपये महीने उस रूम का किराया होता था जिस रूम में हम किराए पे रहते थे। अच्छा। 2 रुपया एक ट्यूशन का निकल जाएगा तो उतना सहारा मिल जाएगा। 9th क्लास से मैंने ट्यूशन लेना शुरू किया। अच्छा। जैसे मेरा बीएससी पूरा हुआ, रिजल्ट भी नहीं आया था, मेरे गाँव का जो स्कूल था, जो 10वीं क्लास तक हो गया था, वहाँ पे आके मैंने एज ए अनट्रेन्ड टीचर मैंने सर्विस शुरू कर दी थी। कौन सी क्लास में? 9th 10th को पढ़ाता था मैं। हाँ, बीएससी के बाद। बीएससी के बाद रिजल्ट जब तक नहीं आता, रिजल्ट बाद में आया, सर्विस पहले रखी। उन्होंने बोल दिया रिजल्ट आने तक हम आपको टेम्परेरी रखें। तो मेरे गांव के स्कूल में मैंने 2 साल साइंस मैथ्स का टीचर करके पढ़ाया। मैं जस्ट एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जो एक लड़का मेरे साथ 6वीं क्लास में पढ़ता था, उसको मैंने 10वीं क्लास में आके पढ़ाया। वो 10वीं में था, मैंने आके पढ़ाया। अच्छा। यानी कि इस तरह का एक संयोग देखिए, मेरे साथ का पढ़ा हुआ बच्चा जो 6वीं मेरे साथ पढ़ता था, वो धीरे धीरे चलते रहा और मैं बीएससी करके आके, आपकी बीएससी हो गई और वो 10वीं में था। 10वीं में आ गया था और आप स्कूल में उसको 10वीं में पढ़ाया। ओह माय गॉड, व्हाट अ कोइंसिडेंस। अनट्रेन्ड टीचर ऐसे पढ़ाया मैंने। इसके बाद में मेरी माताजी हमेशा प्रेरणा देती थी, बेटा आपको टीचिंग में ही रहना है तो ट्रेनिंग करनी होगी। तो मैंने कंपटीशंस दिए। तो उत्तर भारत में एक ट्रेनिंग, सरकार की एक ट्रेनिंग हुआ करती है, एलटी, लाइसेंसिएट इन टीचिंग। तो एलटी की ट्रेनिंग के लिए मैंने एग्जाम दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ। हर डिस्ट्रिक्ट से 2 बच्चों को चुना जाता था, पूरी यूपी से। जब जो चुने हुए बच्चे जो थे वो वहाँ लखनऊ कंस्ट्रक्टेड कॉलेज ऑफ एजुकेशन, वहाँ पे हमारा सिलेक्शन हुआ। हॉस्टल में रह के हमने पढ़ाई की। एलटी की ट्रेनिंग वहाँ पे हुई। रंजीत जी, मैं आपको एक जरूर जिक्र करना चाहूँगा कि हॉस्टल में रहते थे, मेस में दोनों टाइम का खाना मैं नहीं खाता था। अच्छा। एक टाइम का भी खा लिया, क्योंकि मेस का खर्चा डाइट के हिसाब से तय होता था। अच्छा। कितनी बार आपने खाना खाया उतने हिसाब से आपको महीने का पैसा देना होता था। तो बीच बीच में नहीं खाते थे। अच्छा। मंगलवार के दिन उपवास है, मेस से जाके उबले हुए आलू या कुछ ले आते थे, वो गुड़ के साथ खा लेते थे। मेरे पूरे साल का आज भी डायरी मेरे पास है, मैंने मेरे बच्चों के लिए संभाल के रखी, दिखाने के लिए दिखाता हूँ मैं। पूरी साल का हॉस्टल का खर्चा, ट्रेन का आने जाने का खर्चा, जो मनी ऑर्डर मुझे गांव से आते थे 1365 रुपए पूरी साल का खर्चा था मेरा। एलटी पूरे साल का खर्चा था 1300 रुपए। फीस हमें देनी नहीं थी, हॉस्टल का खर्चा हम बचा लेते थे। इस तरह से पढ़ाई हमने एलटी किया। एलटी करने के बाद जब मैं गाँव में आया
तो मेरे चाचा जी ने बहुत प्रेरणा दी मुझे, और उनकी प्रेरणा से मैं 22 साल की उम्र में, तभी मैं 22 साल की उम्र थी मेरी, हमारे गांव के पास एक गांव है जिरोली धूम सिंह, वहाँ पे जूनियर हाई स्कूल में हेडमास्टर की पोस्ट के लिए मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं 22 साल की उम्र में जूनियर कॉलेज स्कूल का हेडमास्टर बना। वो स्कूल में मैंने सर्विस की, जबकि वो स्कूल इतना पुराना था कि मेरे हाथ से लोगों की रिटायरमेंट के प्रोग्राम भी हुए। अच्छा। दो टीचर्स का रिटायरमेंट का प्रोग्राम हुआ, इतना पुराना स्कूल था। तो वहाँ पे मैंने 1 साल 4 महीने काम किया, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ जिरोली धूम सिंह के जो मेन जो जमींदार थे धूम सिंह, वो पुराने जमाने के व्यक्ति थे, उनकी वहाँ पे दादागिरी चलती थी। अच्छा। मैं उसमें समझौता करने वालों में से नहीं था। मैंने सिद्धांतों में समझौता नहीं किया। 1 साल 4 महीने अच्छा हेडमास्टर के तौर पे काम किया, सिद्धांतों से काम किया, उनके अनुसार काम नहीं किया। एक समय ऐसा आ गया कि अब लगा कि अब हम सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकते। अच्छा। इसके आगे अब और नहीं कर सकते। गांव में बताया भी नहीं था। मैंने ऑन द स्पॉट रिजाइन किया, सेवा से रिजाइन करके गांव में चला। मेरी माँ को जब मैंने बताया, माँ को कि अम्मा मैंने आज सेवा सर्विस से रिजाइन कर दिया, बोले कोई बात नहीं बेटा, मेरे ध्यान में तो आ रहा था कि तेरे को वहाँ पे संघर्ष करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, तो अच्छा किया। उसके बाद में फिर यहाँ बड़े भाई साहब पहले ही मुंबई आ चुके थे, तो उनके संपर्क से फिर मैं यहाँ मुंबई आया। चूँकि मुझे टीचर ही बनना था। एलटी की ट्रेनिंग 1970 के बाद यहाँ महाराष्ट्र में उसको वैलिड नहीं माना जाता था। अब टीचर होना है तो दोबारा बीएड करना होगा। बीएड में एडमिशन लिया। बीएड में एडमिशन लेने के बीच में जो 2 महीने का समय था, जब टाटा पावर हाउस चैम्बूर का बन रहा था, वहाँ पे एक ट्रक सुपरवाइजर का काम किया 2 महीने। अच्छा। 4 पैसे मिल जाएंगे। बाद में फिर मैंने बीएड किया चैम्बूर कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज से। अच्छा। और मैं लड़कों में से एक अकेला था जो फर्स्ट आया था, और मैं कॉलेज में मेरी सेकंड रैंक थी। क्या बात, क्या बात। मैं एक जरूर बताना चाहूँगा कि जब मैं बीएड कर रहा था, उसी समय पे पता नहीं क्यों ऐसा भूत सवार हो गया था कि मुझे सर्विस अच्छी करनी हो, तो मैं इंटरव्यू देते रहा। अच्छा। और जगह जगह जब सरकारी इंटरव्यू देते रहा, तो मेरा जो सिलेक्शन था वो 3-4 जगह एक साथ हो गया। अब उसमें से चुनना था, तो मैंने बॉम्बे टेलीफोन्स, उस समय पे बॉम्बे टेलीफोन्स हुआ करता था। अच्छा। तो बॉम्बे टेलीफोन्स में असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट थी, मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। कॉलेज में पढ़ना जरूरी है, बीएड आप बीच में छोड़ के जा नहीं सकते। प्रिंसिपल मिस्टर नांदोडीकर प्रिंसिपल हुआ करते थे, उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे बातें। बोले लेकिन तुम नौकरी क्यों करना चाहते हो, आपका भाई है। मैंने है, लेकिन मैं चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे परमिशन दी कि आप करो, रोज की पढ़ाई यहाँ से पूछ लिया करना, अपनी पढ़ाई अच्छी करो। एक ही शर्त पे मैं आपको परमिशन दूंगा कि आप अपनी पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं करोगे और आपको फर्स्ट क्लास लाना है। तो उनको मैंने प्रॉमिस किया। मैंने दिसंबर से लेके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 5 महीने में कॉलेज नहीं जा सका। कॉलेज की पढ़ाई में ऑफिस में और अपने घर पे आके कर लेता था। और मैंने बॉम्बे टेलीफोन्स में सर्विस किया। उसी बीच में बॉम्बे टेलीफोन क्या मतलब कोई बॉम्बे टेलीफोन जो आज ये एमटीएनएल। अच्छा, एमटीएनएल को बॉम्बे, अच्छा बॉम्बे टेलीफोन, अच्छा अभी एमटीएनएल के रूप में। तो उसमें मैं अकाउंट ऑफिसर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर था। बाद में जब बीएड का एग्जाम हुआ, तो रिजल्ट आने के पहले ही हमने इंटरव्यू देना शुरू किया। और जवाहर विद्या भवन में मेरा सिलेक्शन हो गया रिजल्ट आने के पहले। उन्होंने कहा रिजल्ट आएगा, आप सबमिट कर देना। तो इस प्रकार से मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ। बॉम्बे टेलीफोन्स में रिजाइन करके मैं फिर से अपने टीचिंग लाइन में यहाँ पे आ गया। यहाँ पे तो ऐसे आपके या एज अ टीचर आप टीचर बने। मेरे को एक चीज़ क्यूरियोसिटी आ रही है कि आपकी क्लास में एक लड़का पढ़ता था 6वीं क्लास में, और आपकी बीएससी होने के बाद में आप जिसको पढ़ा रहे हैं वो लड़का 10वीं में आपके साथ, 10वीं क्लास में आप पढ़ा रहे हैं और आपका स्टूडेंट है। तो जब वो लड़का आपको मिला तो आपका रिएक्शन क्या था, या उसका रिएक्शन क्या था? एक दोस्त की तरह मिले या स्टूडेंट की तरह ही मिले? व्हाट वाज द रिएक्शन? कोई मोमेंट? ये था कि जैसे ही मैं क्लास में गया तो उसका नाम रामलाल था। अच्छा। रामलाल सिंह।
जैसे मैं क्लास में गया, मुझे अंदाजा नहीं था क्योंकि गांव का टच उतना नहीं रह गया। तो जैसे उसको देखा तो रमला तू, अच्छा आपने बोला गांव की भाषा में, हमारी दोस्ती के शब्द, रमला तू, हाँ हाँ भाई साहब मैं भाई साहब नहीं, मास्टर जी। हमारे यहाँ मास्टर जी को मास्टर साहब कहते थे। भाई साहब नहीं, भाई साहब बाहर, मास्टर जी। ये पहले दिन का हमारा उसके बीच का संवाद, इंटरेक्शन ऐसा था। नहीं लेकिन बाद में आप कुछ उसको छूट देते थे या? वो उम्मीद करता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा उसके बाद में स्कूल छोड़ दिया। उसने छोड़ दिया? उसने उसी साल स्कूल छोड़ दिया। उसको शर्म आ गई होगी। वो पढ़ाई जारी नहीं रखता, स्कूल छोड़ दिया। लेकिन जिस तरीके से आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे थे आगे, मैं बात कर रहा हूँ आप टीचर बन गए, टीचर में भी आप इतने एक्टिव रहे कि आपको अलग अलग पद मिल गए। तो जब ऐसा होता है तो कई सारे लोग जो है ना वो थोड़ा सा आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग भी रखते हैं कि या आपसे जलते भी हैं। ऐसा आपको कभी, जब आप बॉम्बे में पढ़ा रहे थे जवाहर स्कूल में, तो कभी ऐसा आपको महसूस हुआ कि आपके साथ में ऐसा भी कुछ हो रहा है? बिल्कुल हुआ। मेरा एक सिद्धांत रहा है, मैं जहाँ हूँ उसके साथ पूरा न्याय करूँगा। ओके। शिक्षक था, मैंने शिक्षक के पद के लिए पूरा न्याय दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी क्षमताओं के अनुसार। ओके। इसके बाद प्रमोशन हुए, मैं सुपरवाइजर बना, बाद में मैं वाइस प्रिंसिपल बना। तो सुपरवाइजर एक पदाधिकारी है, वाइस प्रिंसिपल एक पदाधिकारी ऑफिसर है, वो टेबल के उस साइड होते हैं, उनको काम करा के लेना होता है। तो जब आप टेबल के उस साइड चले जाते हो तो देखने का नजरिया लोगों का बदल जाता है। करेक्ट। तो जिनके मुझे मुसीबत का और एक कारण ये था कि मैं यूनियन पर्सन हूँ, मैं यूनियन का काम करने वाला कार्यकर्ता रहा हूँ। तो मैंने यूनियन के लिए संघर्ष किए, लोगों को संघर्ष करना सिखाया है। तो जब संघर्ष करना सिखाने वाले लोगों के लिए आप अधिकारी बन के काम करते हो तो वो जल्दी पचा नहीं पाते। तो मुझे बहुत तकलीफें हुई। मेरे साथ के लोग, जब मैं अधिकारी के तौर पे मीटिंग में बैठता था तो मुझे क्रॉस क्वेश्चन करते थे और कहते थे आपने ही हमें सिखाया है। अच्छा, जरूर पूछना है, अधिकारी को जरूर पूछना है। तो इस तरह से गलतफहमियां हुई, मुझे उसका बहुत खामियाजा भी भुगतना पड़ा। अच्छा। दोस्त नहीं रह गए। अच्छा। एक समय ऐसा आ गया कि मेरे दोस्तों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। अच्छा, ओके। जो आपके साथ जो आपके कलीग थे, ऐसा भी समय आया। वो सब तो सहन करना था क्योंकि त्याग तो करने पड़ेंगे आपको अगर जस्टिस करना है तो। ये हुआ साथियों के बारे में। मैं चूंकि न्याय के साथ रहने वालों में से हूँ और यूनियन से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ, और मेरी जो संस्था है लोकमान्य शिक्षण संस्था, जिसका जवाहर विद्याभवन स्कूल है, मैंने जिक्र किया आपको, पंत सर इतने बड़े आदमी जो राजघराने से लेके और जिम्नास्टिक्स और स्पोर्ट्स की इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, सरदाचार्य मुंबई के महापौर और शिवसेना के बहुत कद्दावर नेता, डाके साहब, शरद पाटिल सर जो कि चैम्बूर के मानी हुई हस्ती शिक्षा क्षेत्र के, उनको भी स्टेट अवार्ड मिला था, आज वो भी दुनिया में नहीं है हमारे बीच। मानिक पाटिल सर जो आज हैं सचिव हैं लोकमान्य शिक्षण संस्था के, ऐसे लोगों के साथ हमने काम किया। तो होता ये था कि एक कमेटी होती है, मैं बताऊं, स्कूल कमेटी। स्कूल कमेटी मैनेजमेंट और टीचर्स को मिलकर बनती है। टीचर का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है उसमें। तो मैं सौभाग्य मिला मुझे कि मैं 5 साल रिकॉर्ड टाइम 5 साल स्कूल कमेटी का मेंबर था। अच्छा। तो वहाँ पे आपको मैनेजमेंट के लोग होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, अधिकारी होते हैं, और आप टीचर के रिप्रेजेंटेटिव आप होते हैं। टीचर्स का पक्ष आपको वहाँ रखना है, बच्चों का पक्ष आपको वहाँ रखना है। तो जब ऐसा मैं कर रहा होता था तो कई बार मेरे और मैनेजमेंट के बीच क्लैशेस होते थे। अच्छा। तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि हम कोई पक्ष रख रहे कि भाई बच्चों से जो परीक्षा का खर्च जो होता है, ठीक है, सरकार अनुदान नहीं देती है उतना समय पे, तो परीक्षा तो होनी चाहिए, खर्च तो उसका निकलना चाहिए। तो परीक्षा फीस जो ली जाएगी बच्चों से, तो पिछले साल का इतना लिया था, इतना पैसा बचा है, इसलिए अब 4 रुपए इस साल कम लो। ये मैं हिसाब लगा के जब जाता था वहाँ पे मीटिंग में, तो हमारे जो अध्यक्ष होते थे, अध्यक्ष थे उस समय पे सरदाचार्य, वो पहली बार बोलते, मराठी बोलते, कहा शर्मा गुरु जी तुम्हारा बात तो अभी ये थे का अन्याय करायला बसलो है, और वो मीटिंग से उठने के जाने की एक्टिंग करते थे। तो उसी टाइम पे पंत सर फिर उनको समझाते थे कि भाव बसा।
ये शिक्षक प्रतिनिधि हैं, इनका ये काम है तैयारी करके अपना पक्ष रखना, जो निर्णय होगा उसको मानना इनकी जिम्मेदारी है। ऐसा है क्या? ठीक है, मैं बसतो। और फिर वो बाद में मला काही काम है, मीटिंगसाठी जायचं, तुम्ही चालवा। इस तरह से समझने वाले लोग थे, संघर्ष हमारे बीच में हुए। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे स्कूल में मिस्टर पांडे, जगदीश पांडे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी थे, आज वो नहीं है दुनिया में। मतलब टीचर थे वो? टीचर थे, मेरे से सीनियर थे। वो प्रमोशन होते होते वो वाइस प्रिंसिपल पोस्ट पे आए। अच्छा। और हमारे स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट खाली हुई। प्रिंसिपल की पोस्ट में कुछ एक नियम होते हैं, 2 स्कूल हैं हमारे, मैं नियम डिटेल में बात नहीं करूँगा। वो नियम के अनुसार हमें लगता था कि पांडे सर को पोस्ट मिलनी चाहिए, मैनेजमेंट को लगता था कि किसी और व्यक्ति को मिलनी चाहिए। उन्होंने उन व्यक्ति को वो पोस्ट दी और उनको प्रिंसिपल की पोस्ट पे बैठा दिया। हमें ये लगा कि ये इनके साथ अन्याय हुआ है। यूनियन पर्सन होने के नाते अब मेरी जिम्मेदारी ये भी थी कि मैं स्कूल में वहाँ टीचर भी हूँ, तो मेरे सामने संघर्ष की स्थिति थी। तो मैंने पांडे सर को स्पष्ट कहा कि ये नियम है, ये सबरवाल केस है, इसके आधार पे अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आपके पक्ष में निर्णय होगा, आपको प्रिंसिपल की पोस्ट मिलेगी। क्या करना है वो आप तय करिए। उनको मार्गदर्शन किया, एक लिमिट तक उनकी मदद भी की, वकील तक मिलाने तक। उसके बाद केस लड़े, प्रिंसिपल की पोस्ट पे आए, आ भी गए। अच्छा। संघर्ष करके प्रिंसिपल की पोस्ट पे आए। वहाँ थोड़ा मैनेजमेंट के और मेरे बीच मुझे लगता है कहीं गलतफहमियां हुई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे मैनेजमेंट के लोग बड़े दिल के हैं, वो समझ के लेंगे कि मैंने केवल न्याय का साथ दिया था, उनका विरोध नहीं किया था। आपने आपकी ज़िंदगी में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ को हासिल किया है। हर वक्त आप जो है एक बड़े मुकाम पे जाते जा रहे थे, लेकिन आपको क्या लगता है हर व्यक्ति जो है धीरे धीरे अपने आप को सुधारता रहता है ना? सारी ही मैच्योरिटी डे 1 में तो नहीं रहती है। तो अगर आज आपको आपके पास्ट में जाने का मौका मिले, आप जवाहर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो इस मैच्योरिटी के साथ में आप उस वक्त के आनंद शर्मा जी में उसको और बेस्ट होने के लिए, उस वक्त बेस्ट होने के लिए आप उसको क्या सुझाव देना चाहेंगे? भाई यहाँ पे सुधर जा, यहाँ पे अपने आप को बेहतर कर ले। क्या लगता है आपको? दो पक्ष हैं। हाँ। एक है अपनी कमजोरी और एक है अपनी स्ट्रेंथ। हाँ। मेरी कमजोरी जो अक्सर मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि मैं दब्बू स्वभाव का रहा हूँ। आत्मविश्वास बहुत बार मैं अपने अंदर कम पाता हूँ। अच्छा, आज भी या उस वक्त कोई डिसीजन ऐसे जो संघर्ष के समय आते हैं, हाँ, जब कोई निर्णय लेना होता है तो उस समय पे मैं अपने आप को आत्मविश्वास की कमी पाता हूँ। और बड़े निर्णय मैंने जिंदगी में जब अपने लिए लेने हैं वो लेने में मैं कई बार कमजोर पड़ा हूँ। अच्छा। ऐसा मैं महसूस करता हूँ। ओके। और जवाहर में मेरा जो कार्यकाल था उस समय पर भी लोगों को निभाने के चक्कर में कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, मुझे इनके साथ में निभाना है, बहुत कुछ मैंने सहन किया है। अच्छा। आज मुझे लगता है कि अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे उस समय बोल्ड होना चाहिए था। आपसदारी जब सामने वाला नहीं निभा रहा है तो उस समय के लिए मुझे मेरी जगह पे सही बने रहना चाहिए था, झुकना नहीं चाहिए था। मैं आपसदारी निभाने के लिए हमेशा झुकते गया, उसका सामने वाले ने गलत फायदा उठा के मुझे कमजोर समझा। तो अगर मैं सुधार करने की बात पीछे जाके सोचूं तो ये कि मुझे उस समय का विचार करना चाहिए था, उस समय पे मुझे मजबूत होना चाहिए था, सामने वाले का सोचना नहीं चाहिए था। ऐसा मुझे लगता है। और मुझे जो एक लगता है कि जो मेरी जो स्ट्रेंथ है, जो मैं समझता हूँ मेरी, जो लोग उसको कमजोरी समझते हैं लेकिन मैं उसको अपनी स्ट्रेंथ समझता हूँ। ओके। कि अगर कहीं पे विफलताएं आती हैं, कहीं जिंदगी में हमेशा आप सफल होते हैं ऐसा तो है नहीं, बहुत असफलताएं हुई हैं मेरे जीवन में। तो जब भी असफलताएं आई हैं मैंने कभी परिस्थितियों को दोष नहीं दिया। अच्छा। कभी नहीं। सामने वाले को मैंने कभी दोष नहीं दिया। ओके। मैं अपने अंदर झांक के सोचता हूँ कि मुझसे कहाँ कमी रह गई। बहुत बड़ी बात, मैं कहाँ कम पड़ गया, बहुत बड़ी बात, मुझे और क्या करना चाहिए था, बहुत बड़ी जो मैं असफलता मेरे को हाथ लगी है जो ना लगती, मैं अपने अंदर झांकता हूँ। इसको कई बार मैं जब किसी को अपने मन की बात बताता हूँ तो वो सोचते हैं नहीं आप गलत सोचते हैं, आप कमजोरी, आप कायर हैं, अपने आप को कायर समझते हैं आप,
मैं समझता हूँ शायद यही अगर कायरता ही है तो ये मैं अपनी ताकत समझता हूँ, क्योंकि मैं अपनी कमी को उस समय पे इंट्रोसेप्ट करता हूँ, आत्मनिरीक्षण करता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ, बहुत बढ़िया, और फिर मैं आगे बढ़ने की कोशिश। नहीं, मैं अगर सच बोलूँ आपको शर्मा जी, जहाँ तक मैंने किताबों को पढ़ा है या मैंने जो ट्रेनिंग्स ली है, उन सबको अगर मैं निचोड़ रख के अपने सामने रखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ की है उसमें सबसे बड़ा रीज़न आपकी सोच का है, जहाँ पर आप अपने आप को ही जो है ठीक कर रहे हो हर वक्त। ये बात सही है, मैं आज भी वही महसूस करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज भी संघर्ष तो आपको हमेशा करना है। आज भगवान की दया से सब कुछ है, बहुत संघर्ष में आज भी कर रहा हूँ, आज भी करना, वो तो लाइफ लॉन्ग रहेगा, लाइफ लॉन्ग संघर्ष तो रहना। करेक्ट। किसी और बात के लिए संघर्ष होते हैं तो संघर्ष में अपने आप को निरीक्षण करके अपने ऊपर सोचना, करेक्ट, ये मैं जारी रख रहा हूँ और रखते रहूंगा। एक तो चीज ये है कि आपने अपने आप को पास्ट में जाकर आपने देखा कि भाई ये मेरी गलती है, यहाँ पर मैं इसको सुधारता हूँ। कोई आपका बहुत जिगरी होगा एज ए कलीग, आपका आपके साथ में टीचर होगा, कलीग होगा, और आप उसका नाम लेकर उसको वहाँ पे सुधारना चाहोगे। आज वहाँ जाके आप उसका नाम लेकर, और हो सकता है वो ये वीडियो भी देखे, और उसको बोलना चाहते हो कि भाई मैं इस व्यक्ति को यहाँ पे सुधारना चाहता हूँ। लेना चाहोगे ऐसे किसी का नाम? मेरे दो फील्ड हैं, एक है एजुकेशन यानी कि टीचिंग प्रोसेस, दूसरा है मेरा यूनियन का फील्ड। ओके। तो चूंकि टीचिंग प्रोसेस में तो इतने बदलाव आ गए हैं, आज का शिक्षक के सामने बहुत तरह के चैलेंज हैं, तो मैं नाम ना लेते हुए आज की जो पीढ़ी है, हाँ, किसी एक का नाम लेना मुझे उचित नहीं लगेगा, लेकिन मैं आज की जो जनरेशन है टीचर्स की, हाँ, मैं उनको जरूर ये कहना चाहूँगा कि आपके हाथ जरूर कानून ने बांध दिए हैं कि आप बच्चों के ऊपर कोई कठोर शासन नहीं कर सकते। आपके हाथ जरूर बांध दिए हैं कि आपका जो आज जो मूल्यांकन, जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, वो बदलते जा रहा है। बीच बीच में नो फेल पॉलिसी आ गई, बहुत सी बातों से आपके हाथ बांध दिए गए थे, लेकिन आप बच्चों से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें। उनकी बैकग्राउंड क्या है, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी समस्याएं क्या है, वो समझने की कोशिश करें, और फिर उनको साथ में चल के उनको सिखाने की कोशिश करें, जो मैंने अपनी लाइफ में किया। तो मैं समझता हूँ कि टीचिंग ज़्यादा फ्रूटफुल होगी, ज़्यादा फलदायी होगी, और बच्चे आपको ज़्यादा अपने नज़दीक समझेंगे। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जितना मैं पढ़ाने में और अनुशासन में कठोर था, उतना ही बच्चों से प्यार भी मुझे उतना ही ज़्यादा मिला है। आज कॉर्पोरल पनिशमेंट अलाउ नहीं है, लेकिन हमारे समय पे हमने अपने बच्चों को खूब धुलाई किया प्यार से किया, वो भी उतने प्यार से कि बच्चे कभी भी हमारे विरोध में नहीं गए। करेक्ट। एक तरीका था, बच्चे ने गलती की है, माँ बाप भी, बच्चा गलती करता है तो माँ बाप भी उसको समझाने के लिए कभी तो उसका कान पकड़ते हैं, करेक्ट, कभी तो उसको डांटते फटकारते। नहीं, वो टाइम पे तो सर एक मिठास थी, टीचर की मार खाना भी एक मिठास थी। बच्चे को उसकी गलती, उसका अगर कोई हमने पनिशमेंट उसको दिया भी तो उसकी गलती का एहसास उसको करा के, करेक्ट, भाई तेरी गलती यहाँ हो रही थी, उसको स्वीकार करने तक उससे बातचीत करते थे, उसको मंजूर कर लेता था उससे गलती हो गई तो फिर वो आगे सुधार करता था, और वो कभी हमारे बारे में रंजिश नहीं रखता था। आपने तो अपने आज के टीचर्स को ऐसा कोशिश करनी चाहिए अपनापन बनाने, सुधारने के लिए। तो आपने अपने किसी कलीग का नाम नहीं लिया, लेकिन किसी कलीग का आप नाम लेना चाहते हो, ये मेरे कुछ अच्छे मित्र थे, किसी का नाम लेना चाहोगे इस वीडियो में? ऐसे जो कलीग्स हैं, एक रमेश फेगड़े हुआ करते थे, आज नहीं है दुनिया में। अच्छा। जो आज मैं जो कुछ भी मैंने अवार्ड हासिल किए हैं साइंस के फील्ड में, ओके, वो पेपर वर्क में मैं बहुत कमजोर रहा हूँ। बोलने में, काम करने में, ये सब में गुण भगवान ने दिए, विकास हुआ, लेकिन पेपर वर्क मेरा कमजोर रहा। पेपर वर्क संभालना, उसको सब पूरी संभाल के रखना, उस चीज को आगे बढ़ाना, सिस्टमेटिक मेरे कामों में लाना, ये फेगड़े सर ने किया। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं विज्ञान प्रदर्शनी के क्षेत्र में जो कुछ भी कर सका, फेगड़े सर के कारण कर सका, वो मेरी आत्मा थी।
जवाहर स्कूल में आपके कलीग वो आपके कलीग पहले दिन से उन्होंने कह दिया था कि मी तुमच्याशी हिंदीत बोलणार नाही। अच्छा। मी तुमच्याशी मराठीतच बोलणार। वो दिन तो जवाहर में रह के आपको मराठी बोलने आ गई? जवाहर में रह के, जवाहर की देन है कि मैं मराठी बोल लेते हैं। मतलब मैं माफी चाहूंगा, हिंदी भाषा के शब्दों में कभी कभी मुझे दिक्कत आने लगी है। अच्छा, मराठी में इतने मास्टर बन गया आप, क्या बात है। जवाहर की देन है। बहुत तो फिक्रे सर अंतिम समय तक भी मुझसे मराठी में ही बात करते थे। बहुत अच्छे दोस्त रहे मेरे। अदलका मैडम जो हमारी अधिकारी हुआ करती थी, काले मैडम, ये सब लोग हैं जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका वो हमारे बहुत नजदीक रहे। आज जो हमारे साथ हैं मिस्टर राउत, PM राउत, मोरे सर, देशमुख सर, एक हमारे दलवी सर हैं। अच्छा। ये हमारे साथी हैं जो आज भी हम लोग संपर्क में हैं। सुख दुख में एक दूसरे के साथ संपर्क करते हैं, मिलते रहते हैं, फोन पे बातचीत होती है। बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है उनसे। बहुत बढ़िया, पुराने मित्रों के साथ। सर एक तो है आपके ज़िंदगी के जो अप पॉइंट है उसके बारे में तो आपने बताया कि आप राष्ट्रपति तक आप पहुंचे हैं, आपको बेस्ट टीचर ऑफ द अवार्ड मिला है, लेकिन लाइफ जो है ना एक कर्व की तरह चलती है। शुरुआती दिन तो आपके जीरो बहुत डाउन से ही आप ऊपर आए हो, लेकिन कब ऐसे हुआ कोई मोमेंट आपको याद आता है कि भाई इतना ऊपर आने के बाद में भी एक डाउन साइड आपने देखा हो ज़िंदगी का, जो आप शेयर करना चाहोगे? मैं टीचिंग के जब मैं क्लाइमैक्स पे था हर फील्ड में। कौन से साल की बात है ये? समवेयर लाइक 2008-9। 2008-9, ओके। हर चीज़ के क्लाइमैक्स पे था। यूनियन में भी, हाँ, यूनियन के काम के जरिए से पूरे डिपार्टमेंट में, साइंस एग्जीबिशन के क्षेत्र में, इधर यहाँ पे भी मैं अधिकारी, अपने स्कूल में अधिकारी बन चुका था। तो कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ होती हैं जो आपको, बड़ा होने के दो फंडे होते हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे को छोटा करके खुद को बड़ा सिद्ध करना चाहते हैं। ऐसे कुछ प्रवृत्ति के लोग मेरे संपर्क में आए। अच्छा। उन्होंने मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश की। अच्छा। छुपे तौर पर, जिसको हम चरित्र हनन भी कह सकते हैं। अच्छा। ऐसी कोशिशें हुई। उस समय पे मैं जरूर परेशान हुआ था कि मैंने तो सबके लिए अच्छा ही किया था। जो कुछ प्रवृत्तियां हैं जो दूसरों को छोटा करके अपने को बड़ा सिद्ध करने की कोशिश करती हैं। ओके। ऐसी कुछ प्रवृत्ति के लोग मेरे संपर्क में या मेरे रास्ते में आए। उनके कारण से मैं जरूर विचलित हुआ था, लेकिन एक समय के बाद मैं उससे उबर गया, क्योंकि मैं उनके असलियत जान चुका था। ये एक फील्ड हुआ। ओके। ऐसे व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसे कुछ पल आए। एक तरफ मैं टॉप पर हूँ और व्यक्तिगत जीवन में मैं परेशानियों का सामना कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ बोलनी पड़ेगी शर्मा जी, आपकी लाइफ जो है मीन्स काफ़ी स्ट्रगल से भरी, और ये जो वीडियो देखने के बाद में जो कोई भी ये वीडियो देखेगा उसको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। बहुत मोटिवेशन से भरी है आपकी लाइफ जर्नी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। मैं एक बात कहूँ कि जिंदगी में सफलता असफलता तो होती रहती है। करेक्ट करेक्ट। जब आप कोशिश करेंगे, जब चलना शुरू करेंगे तो गिरेंगे भी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मैं एक सोहनलाल द्विवेदी एक कवि हुए हैं। हाँ। अक्सर मैं उनकी 4 लाइनों को कोट करता हूँ। जब कभी हम असफल हो जाएं तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ। वो 4 लाइनें में जरूर आज की पीढ़ी को और हर संघर्ष करने वाले व्यक्ति को जरूर मैं कहना चाहूँगा। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना तो जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। यही कहूँगा कि कोशिश करते रहना चाहिए। चलना गिरना उठना ये तो विकास के कुछ स्टेप्स हैं। इसके आगे आपका कोई विजन है, कुछ करना चाहते हैं आप, कुछ इच्छाएं हैं जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं जैसा कि आपको पहले ही बताया
कि टीचिंग के फील्ड में मैं अक्सर ये कहता हूँ मेरे स्टूडेंट से कि हमको बाकी कुछ नहीं आता लेकिन पढ़ाना आता है। ये मैं घमंड नहीं कहूँगा, लेकिन संतोष के साथ कह सकता हूँ कि पढ़ाना आता है। ओके। तो ये जो सब संस्कारों की वजह से हमको जो एक गुण मिला है, इसको मैं जरूर देते रहना चाहूँगा अपनी आखिरी सांस तक। करेक्ट। मेरी दिली इच्छा है कि मेरे विद्यार्थियों के बीच में ही मेरा अंत हो। अगर अंतिम सांस है तो मेरे विद्यार्थी। बहुत बड़ी बात। एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि हमने जो कुछ भी संघर्ष से सीखा है, टीचिंग यूनियन के फील्ड में जो सीखा है, उसमें बहुत कुछ टीचर्स के ऊपर अन्याय होते रहते हैं। तो उनके ऊपर के जो अन्याय हैं वो हम दूर करने में एक उनका मनोबल बढ़ा सकें, उनको मदद कर सकें, उनका मार्गदर्शन कर सकें। इसलिए मैं यूनियन के फील्ड में हमेशा काम करते रहना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। इंक्वायरी कमेटी के माध्यम से मैं लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करते रहना चाहूँगा। और जो यूनियन के जो मेरे अब की पीढ़ी के जो कार्यकर्ता हैं, मैं उनको एक जरूर कहूँगा कि ये व्हाट्सएप, ये टेक्नोलॉजी है, आज की टेक्नोलॉजी माध्यम हो सकती है, ये मंजिल नहीं है। तो आप इससे बाहर निकले। इस पे मैसेज डाल दिए तो आपकी यूनियन का सब काम हो गया, ऐसा नहीं है। अधिक से अधिक आपको शिक्षकों के पास जाना चाहिए, स्कूलों में संपर्क बढ़ानी चाहिए, टीचर्स की समस्याओं को जानना चाहिए, उनमें ये विश्वास पैदा करना चाहिए कि आप उनकी समस्या को हल करने में उनकी मदद करोगे तो वो आपके पास समस्याएं लेकर आएंगे। और आज जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो जिस तरह का करप्शन चल रहा है, कोई भी काम बिना लेन देन के आगे नहीं बढ़ता है, ऐसा समस्याएं लोगों को आ रही हैं। उसको कम करने में और शिक्षकों का आप उनको न्याय दिलाने में आप मदद कर सको, इसलिए अधिक से अधिक शिक्षक संपर्क करो। बहुत बढ़िया। मैं हमेशा ये जो अंदर की जो मैंने कहा ना, मराठी शब्द जल्दी आ जाते, तड़मड़, जो कसमकस, जो अंदर की जो बेचैनी है, वो इसीलिए है कि मेरे आगे वाली पीढ़ी उतनी ज़्यादा सक्रिय हो। दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें हैं, मैं जरूर कह के शायद अपनी बात पूरी करना चाहूँगा। यूं ही हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। हम जो यूनियन के लोग होते हैं, आंदोलन करते हैं, चर्चाएं करते हैं, तरह तरह के हमें सत्याग्रह करने पड़ते हैं वगैरह वगैरह, तो एक हंगामा का प्रकार लोग समझते हैं उसको। यूं ही हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न हो तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में न हो तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए। क्या बात, आग लगनी चाहिए। क्या बात, ये क्या बात। जो विकास है, तरक्की है, जो सुधार है, ये जारी बना रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। आनंद शर्मा जी, अभी मैं आपको जो बोलने वाला हूँ उसको बोलने के लिए आप शर्माना नहीं, पूरे आनंद से बोलना उस बात को। आपके जो स्टूडेंट हैं, जवाहर के जो स्टूडेंट है, उसमें मराठी भाषा ज़्यादा चलती है, तो आप जो स्कूल के टाइम पे जो आप थोड़े बच्चे लोगों को डांट देते थे, वो टोन में, उसी टोन में मराठी में कुछ बोलना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को? बहुत सारे लोग, जो अनीता मैडम भी देखेंगी आपको थोड़ा वो स्टाइल में उनको याद आ जाए। आपल्या शाळेत हिंदी बरोबर मराठी माध्यमाची मुलं तेवढीच मला प्रेम करत होती। विशेष म्हणजे जेव्हा आपण शाळेमध्ये दोन्ही माध्यम एकत्र चालू असताना मराठी माध्यमच्या मुलांना एखादा वेळेस काही जर शिक्षा केली असेल तरी त्यांनी कधी वाईट मानून घेतलं नाही, तेवढंच आपल्याला मान सन्मान दिलं। आणि मराठी माध्यमाची मुलं आजही गिरीश राणेसारखी मुलं आजही, सुबोध आचार्य हे आमचे विद्यार्थी आहेत, सुबोध आचार्य सारखे विद्यार्थी आजही आम्हाला तेवढेच मान देतात, तेवढंच ते आपुलकी आम्हाला देतात। म्हणजे हे जवाहर विद्यावंची देण आहे की मी आजही आपल्या विद्यार्थ्यांना आपुलकीने मराठीत संबोधित करतोय आणि त्याचा मला सार्थ अभिमान वाटतोय। सुपर्ब शर्मा जी, वेरी वेरी मोटिवेशनल ये वीडियो रहा आपकी लाइफ जर्नी का। मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले तो वशिष्ठ जी का, जिन्होंने मुझे आपसे संपर्क कराया और हम लोग ये वीडियो कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। वशिष्ठ जी मेरे लिए बड़े भाई हैं ही, मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, दोस्त रहे हैं और हमेशा मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रहे।
मैं आज जो कुछ भी हूँ उनमें मेरे जो 3 पिलर्स हैं, मेरे माँ बाप, पंत सर, मेरे बड़े भाई सुपर सिस्टर, बहुत ये बढ़िया 3 पिलर हैं मेरे जिंदगी व्यक्तित्व। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर।